अच्छा, तो शुरू करते हैं। आज की वर्कशॉप का बेसिक पर्पस है कि फाइनेंशियल मॉडलिंग की बिजनेस प्लान्स है, फिजिबिलिटीज़ बनती हैं। और जब हम फाइनेंशियल मॉडलिंग एक स्टार्टअप की बना लेते हैं तो उसमें पिच डेक्स फिर डेवलप होते हैं। बेसिकली मॉडल को बनाने का पर्पस जो होता है, किसी ने इन्वेस्टमेंट अगर रेज करनी है तो वो अपने फ्यूचर दिखाता है नंबर्स में कि मैं मेरा प्लान इस तरह से है और मेरा इस तरह से चलेगा, इतना प्रॉफिटेबल है, ये रेशोज़ हैं, ये सारा कुछ है। उसकी बेस पे जब पिच डेक्स बनती है तो वो प्रेजेंट की जाती है। क्योंकि हमारी जो फाइनेंशियल मॉडलिंग एक्सेल में हो रही है या किसी सॉफ्टवेयर में हो रही है, वो इतनी कम्प्लेक्स है और इसमें इतने टैब्स हैं, फार्मूलाज हैं और इतने सेल्स हैं, वो बेसिक इन्वेस्टर के लिए रीड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये पिच डेक इसको सपोर्ट करती है बाद में। तो आज हम ये चार टॉपिक हमारे अपने कवर करेंगे। इसमें इन डेप्थ ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग साथ साथ चलती रहेगी। बेसिकली एक ओवरव्यू दे दिया जाएगा कि आपको पता चल जाएगा फाइनेंशियल मॉडलिंग असल में करता क्या है, ये है क्या, इसकी ज़रूरत कब पड़ी है और ये कब बनाते हैं। और इसमें मैं कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस आपके साथ बता दूंगा। आपने सोचना किस तरह से है, सर्च कहाँ से करनी है, स्टार्ट किस तरह करना है। जब आपने एक दफ़ा स्टार्ट कर लिया, आपको उसका सिरा मिल गया कि मैंने इस डायरेक्शन की तरफ जाना है, तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। स्टार्ट करने से पहले ये थोड़ी सी मोटिवेशन है कि इसमें इस कोड का मतलब ये है कि जब आपको कोई शिप बनानी है और लोगों को समंदर में चलाना है, तो ऐसे नहीं है कि आप उनको भेज दें कि लकड़ियां जमा करके लाएं, कश्ती बनाएं। उसमें से कुछ लोग तो इतना डर रहे होंगे समंदर में जाना ना चाहते हों शायद। लेकिन दूसरी तरफ जब आप उनको समंदर से प्यार करना सिखा देंगे, तो वो कश्ती बनाए ना बनाए, कोई भी चीज़ बना के बस समंदर के अंदर ट्रैवल करना शुरू कर देंगे जब उनको प्यार हो जाए। तो आज हमारी प्रेजेंटेशन का पर्पस भी ये है कि जो फाइनेंशियल मॉडलिंग की और फिजिबिलिटीज़ की और ये प्रेजेंटेशन उस पे जो बनती है, वो जो स्किल्स है वो आपको अच्छी लगने लग जाए। उसमें आपको कुछ नज़र आना शुरू हो जाएगी, या हाँ नहीं यार ये मैंने काम करना है। तो इस प्रेजेंटेशन का पर्पस हमारा ये है आज की। ये फाइनेंशियल मॉडलिंग का थोड़ा सा ओवरव्यू है इधर। ये बेसिकली इसको मैं ना एक लैंग्वेज कहता हूँ बिजनेस की। जिस तरह आपने किसी भी चीज़ में किसी अरबी के साथ बात करनी है, शायद अरबी सीखनी पड़े या उसको उर्दू सीखनी पड़े, तो ये कंपनीज में ना एक ज़ुबान का काम करती है। इस ज़ुबान बोली जाती है आला अफसरों के साथ। आप उनको प्रोजेक्ट तो समझा रहे हैं जाके कि सर हम यहाँ पे प्लांट लगाएंगे, प्लांट ये करेगा, वो ये करेगा। तो उनके जहन में 100 क्वेश्चन चल रहे होंगे। अच्छा, रिटर्न किस तरह से आएगा, ये किस तरह चलेगा, एक्सपेंस क्या करना पड़ेगा। तो ये एक लैंग्वेज है जो फाइनेंशियल मॉडल बोल के हमको बताता है। जब आप फाइनेंशियल मॉडल बना के उनको दे देते हैं, और इसमें यही बात है कि कम्युनिकेशन स्किल जिसकी जितनी अच्छी है, जो अपनी बात जितनी अच्छी समझा सकता है, वो उतना अच्छा ही कामयाब है। मेरे नज़दीक तो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम कम्युनिकेशन स्किल्स पे जितना काम करें, काम तो ये बाकी तो स्किल्स है ना, एक्सेल चला लिया, आईएफआरएस सीख लिए, उसके स्टैंडर्ड सीख लिए, ऑडिट किस तरह करना है ये सीख लिया। इस सीखने का वो तो हर कोई सीख सकता है। लेकिन असल में जब हम कम्युनिकेशन पे आते हैं ना, ज़्यादातर लोग इसी चीज़ पे मार खा रहे होते हैं। तो इसको आपने एक लैंग्वेज समझना है। इस लैंग्वेज को आप जितना अच्छा करेंगे, आप उतने अच्छा इन्वेस्टर को समझा सकेंगे। अब कंपनी में कोई नया प्रोजेक्ट लग रहा है, उसके लिए आप मॉडलिंग कर रहे हैं, उसको समझा सकेंगे। और इसमें मैं आप लोगों से एक बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ये सारे डिपार्टमेंट जब काम कर रहे हैं, कि एक फाउंडर आया, उसने सोचा है कि मैं सॉफ्टवेयर बना के बेचूंगा। अब वो फाउंडर को सॉफ्टवेयर हायर करने पड़ेंगे, इंजीनियर्स,
उनको अपने इक्विपमेंट्स लेने पड़ेंगे, सर्वर्स बनाने पड़ेंगे, डेटाबेसेस के लिए चीज़ें बनानी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें उसके जहन में चल रही हैं। अब वो कस्टमर को एक्वायर कैसे करेगा? शायद उसको मार्केटिंग वाले के पास जाना पड़े। बंदों को हायर कैसे करेगा? उसको एचआर की टीम बनानी पड़ेगी। तो ये सारी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। अब ये सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मिल के कंपनी के में कर क्या रहे हैं? सबसे बेसिक पर्पस क्या है कंपनी का? किसी के जहन में हो? कंपनी का बेसिक पर्पस ये तो सारे मिल के एफर्ट कर रहे हैं ना एक कंपनी में। प्रॉफिटाइजेशन है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, ये कंपनी पैसा है। हाँ जी। मतलब किसी को शौक नहीं है कि वो फाउंडर आया है, उसने इतना अच्छा प्रोजेक्ट सोचा है और उसको उससे पैसा नहीं कमाना, ये पॉसिबल ही नहीं है ना, वो इस तरह से सोच सकते हैं। तो सबसे आम जुबान में हम कह लें कि पैसा बनाना है, तो ये सारे डिपार्टमेंट मिलके पैसा बनाते हैं। तो आपने इंटरनल ऑडिटर भी रख लिया किसी कंपनी में, वो आपको प्रॉफिट में क्या हेल्प कर रहा है? कुछ भी नहीं। ये सारे कॉस्ट सेंटर है कंपनी के, सारे कॉस्ट सेंटर है, लेकिन वो किसी न किसी से तरह से आपको सर्व कर रहे हैं कि आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, आपकी कोई लीकेज है उसको बचा रहा है वो। तो ये बेसिक पर्पस है कि जब भी कोई डिपार्टमेंट बना रहे हैं, जब भी कोई कंपनी बना रहे हैं, तो सारे मिलके एक ही चीज़ पे काम कर रहे हैं कि ओनर का पैसा कैसे ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए फाइनेंशियल मॉडल बनाते हैं। जब भी आपने कोई आइडिया सोच लिया, जब तक उसको पैसे में नहीं देखेंगे कि ये मैं ये आइडिया इसको लॉन्च करूँगा, इस तरह से मैं सेल्स लेके आऊँगा, और उस सेल्स को लाने के लिए मैं इस तरह से एक्सपेंस करने पड़ेंगे, और उसके पीछे बैक एंड पे सारा कुछ यही है कि पैसा। और फाइनेंशियल मॉडलिंग में बेसिकली आपको यही नज़र आता है कि ये जो मैं प्लान सोच रहा हूँ उसको एक्चुअल पेपर्स में लेके आऊँ, उसको लिखना शुरू करूँ, तो मेरे पास नंबर्स क्या निकल रहे हैं, मेरे पास सर कैश क्या बच रहा बेसिकली है। जो फाइनेंशियल मॉडलिंग है ये इनकी बिजनेस प्लानिंग है। हाँ। ये नहीं कि जैसे हम एमएफए या बीएफडी में पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टाइप। नहीं, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है ना जो, वो इसके बाद जब आप मॉडल बना लेते हैं, एक यही मैं आपको समझा रहा था ना कि एक लैंग्वेज है। मतलब पैसे को कब किस तरह यूज करना है जिससे हमें प्रॉफिट हो। हाँ, ऐसे ही है। पैसे को कब कहाँ यूज करना है, मॉडल में यही तो कर रहे होते हैं ना। किस टाइम पे किस मंथ में कौन सा पैसा लगा रहे हैं, मॉडल की जम्पशन में आप लिख रहे हैं कि ये एक्सपेंस इस वक्त चलना शुरू होगा। ये मेरे कस्टमर है, मेरी 3 प्रोडक्ट्स हैं, 2 मैंने पहले 2 साल में लॉन्च करनी है, तीसरी मैंने तीसरे साल में जाके लॉन्च करनी है। तो तीसरे साल में जाके आपके पास रेवेन्यू जो 3 प्रोडक्ट्स आ रहा होगा, ये सारी चीज़ें आगे जैसे चलते जाएंगी वो कवर हो जाएगी। लेकिन जो आप अप्रेजल की बात कर रहे हैं, अप्रेजल उसके बाद का काम है। आप पहले मॉडल बना के अपने, वो एक लैंग्वेज होगी, उस लैंग्वेज को समझा रहे हो कि ये प्रोजेक्ट इस तरह से चलेगा। अब बात आती है उसको डिसीजन लेना कि ये करना भी है कि नहीं, फिर अप्रेजल की तरफ जाते हैं। फिजिबिलिटी रिपोर्ट पीसीओ कहते हैं ना, हाँ, वो फिज बनाना नहीं, पहले बनाते फिजिबिलिटी हैं। भी इससे थोड़ा सा अलग है, वो आगे चलते हैं आपको क्लियर हो जाएगा। ये कुछ बेसिक पर्पस है, ये स्लाइड आपके साथ शेयर भी कर देंगे, आप पढ़ भी लीजिएगा। ये कॉमन से कुछ प्रोसीजर, कोई पर्पस होते हैं जिसके लिए आप मॉडल बनाते हो। आपको बैंक रिक्वायर कर सकता है, आपका इन्वेस्टर रिक्वायर कर सकता है, आपको नई डेट, नया इक्विटी या डेट, कोई कैपिटल रेज करना है, किसी प्रोजेक्ट में लगाना है, और उस प्रोजेक्ट पे जब आप रेज करके लगाएंगे तो आपको फिगर्स क्या आ रही हैं, ये बेसिक से इसके पर्पस है। लेकिन पर्पस आपके पास सादा जुबान में ऊपर सारे मैंने बता दिए हैं कि आपने कैपिटल रेज करना है, आपने बैंक से लोन लेना है, बैंक वाला मांग रहा है कि आप फ्यूचर में किस तरह से चलेंगे, मुझे दिखाओ अपनी प्रोजेक्शंस। आपने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, तो आपके ऑफिसर्स कह रहे हैं, आपका सीईओ कह रहा है, एग्जीक्यूटिव कह रहे हैं कि हमें नहीं समझ आ रही, हमें किसी तरह से समझाओ। ये बेसिक पर्पस ऊपर गुजर गए। लेकिन पर्पस को अच्छी तरह से डिफाइन करना, ये असल में स्किल्स है इसमें। मतलब आपने रेज कैपिटल फॉर माय बिजनेस, ये ऊपर गुजर गया बेसिक पर्पस, लेकिन इसमें असल में जो रिफाइंड और पावरफुल पर्पस हम इसको सोच सकते हैं वो यही है, हेल्प माय को फाउंडर अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ रेजिंग कैपिटल। कि जब मेरा को फाउंडर मेरे फाइनेंशियल मॉडल की बेस पे कैपिटल रेज करेगा, तो उसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या है, कि मैं कितना परसेंट मार्केटिंग में लगाऊंगा, कितना एचआर में लगाऊंगा, उससे कमाऊंगा कितना, मार्केटिंग में लगा के कस्टमर किस तरह से लेके आऊंगा। ये पर्पस है बेसिकली, इसको डिफाइन कर रहे हैं हम। इसी तरह आपने कोई डेट रेज करना है, तो ये तो पर्पस हो गया। लेकिन आप अपने बेसिकली उसके पीछे बैंकर को हेल्प कर रहे हो कि वो आपकी प्रोजेक्शन दिखा के अपनी क्रेडिट कमेटी को दिखाए कि ये कंपनी की प्रोजेक्शन है, देखने में स्ट्रॉन्ग लग रही है, इसकी अप्रूवल दें। ये पर्पस डिफाइन जब तक आपका नहीं होगा, आप मॉडल स्टार्ट सही से नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं एक लग्जरियस पार्क यूएसए का स्टार्टअप है, वो एस एस बेस्ड मॉडल है।
वो कस्टमर्स की प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले अपने पोर्टल पे लॉन्च करवाते हैं, उसकी प्रोडक्ट डिज़ाइन और प्रोडक्ट फीचर, लोग आके वोट करते हैं कि इससे उस कस्टमर को लॉन्च करने से पहले ही पता चलता है कि मेरी प्रोडक्ट यूज़र को चाहिए या नहीं चाहिए, उसकी ज़रूरत भी है कि नहीं मार्केट में लोगों को, तो वो एक था। अब उसने मुझे कहा जी ये मेरी चीज़ें मॉडल बना दो। मैं मॉडल बना के जब दिया तो बाद में वो मुझे बता रहा है कि मैंने तो इसको इन्वेस्टर को देना है। तो सारा मॉडल इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से चेंज करना पड़ा। इन्वेस्टर उसमें से क्या क्या देखते हैं, वो मुझे चीज़ें उसकी ठीक करनी पड़ी। वो उसने जो मुझे ओरिजिनल डाटा दिया वो रीजनेबल नहीं था, उसमें कैश बर्न आ ही नहीं रहा था, वो सारा पॉजिटिव था जिसको इन्वेस्टर ने देखना होता है बेसिकली। तो फिर हमने उसको इंडस्ट्री की बेंचमार्क से कंपेयर किया, उसको रीजनेबल बनाया कि इन्वेस्टर देख के कह सके कि यार तुम तो इतना रेवेन्यू कमा के इतना एक्सपेंस लगा रहे हो, इंडस्ट्री में तो ये चल नहीं रहा। तो पर्पस जब क्लियर नहीं था तो एफर्ट सारी ज़ाया होगी। तो इसमें एग्जांपल आपको इसीलिए दे रहा हूँ कि आपको अपने पर्पस को पावरफुल करना है, उसके पीछे तक जाना है कि पर्पस क्या है असल में। जिस तरह मैं सिंपल कह दूं कि मैं मॉडल बना रहा हूँ कि मैंने प्राइस चेंज करनी है अपने प्रोडक्ट की, और मैं देखूं प्राइस चेंज करने से क्या हो सकता है, तो ठीक है। लेकिन लेकिन प्राइस आपने तो नहीं चेंज करनी, आपकी सेल टीम्स कह रही है कि यार प्राइस चेंज कर दो, आपके कोई कंट्रोलर कह रहा है कि प्राइस चेंज कर दो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो जाएगी, लेकिन प्राइस तो कमेटी ने चेंज करनी है। तो इसका पर्पस आपको ये बनाना चाहिए कि ये मैंने उस कमेटी को दिखाना है जिसने प्राइस इंक्रीज की अप्रूवल देनी है। तो ये स्ट्रॉन्ग पर्पस है। इसमें मैं आपको एक टेम्पलेट दिखाता हूँ। ये एक मॉडल बना हुआ है, इसको हम सीखेंगे अगले सेशंस में जाके डिटेल में। मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ आप लोगों के पास एक्सेल की स्किल्स हैं, लिंक वगैरह करना आता है, और इसमें अंदर जो टिप्स वगैरह होते हैं वो आपको शेयर किए करते रहा करेंगे। अब ये देखें, ये वो सेलिंग प्राइस है और इससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं। उसका रेवेन्यू कितना आ रहा है सेलिंग प्राइस करने से, प्रॉफिट में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ये आपका ग्रोस प्रॉफिट और पोस्ट कर्टेलमेंट वाला जो है ना। तो मैं यहाँ पे सारे लिंक प्रॉपर लगाए हैं, और ये मैं अपने कमेटी के सामने बैठ के ना इस तरह डैशबोर्ड से उसको समझा रहा हूँ, सर ये देखें थोड़ी सी प्राइस चेंज करने से मेरे ग्रोस प्रॉफिट पे कितना फ़र्क आ रहा है, इस पे कितना फ़र्क आ रहा है। तो बजाय इसके कि वो आपको बार बार ये कहे कि अच्छा यार 100 रुपये बढ़ा के दिखा दो, 200 रुपये बढ़ा के दिखा दो, तो आप हर दफ़ा मॉडल को दोबारा नहीं बनाएंगे। और मॉडल को इस तरह से डायनेमिक बनाना है कि एक सेल में आप चेंज करके उसको उसी वक्त दिखा रहे हैं कि सर ये देखें सिर्फ 1 रुपया बढ़ाने से इस चीज़ पे यही इम्पेक्ट आ रहा है। तो इस वर्कशॉप का पर्पस भी सबसे बड़ा यही है कि आप इस लेवल तक सोचने तक चले जाएं कि चीज़ों को किस तरह अच्छा से प्रेजेंट करना है, उसके पर्पस को किस तरह से डिफाइन करना है सही से। अच्छा, दूसरी मिथ जो मार्केट में चलती है, कुछ लोग कहते हैं जी मैंने फाइनेंशियल मॉडल बनाया वो बड़ा एक्यूरेट है। फाइनेंशियल मॉडल कभी भी एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि आप फ्यूचर को सर्टन नहीं कर सकते। आप तो एक आइडिया को एक्सेल में अपनी वर्कबुक में लिख रहे हो कि अगर इस तरह करेंगे तो ये होगा। फर्ज करें आपने मार्केटिंग को बजट एलोकेट कर दिया कि 1 लाख रुपए पर मंथ ये लगाएंगे कस्टमर को एक्वायर करने के लिए। इसमें वो मार्केटिंग में दूसरी डिजिटल मार्केटिंग को एज्यूम कर लें आप, तो उसमें कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होती है, लीड पर कॉस्ट होती है, वो आगे जाके समझेंगे सारी चीज़ें। उसकी बेस पे 1 लाख रुपए आपने मार्केटिंग को दे दिया, और आपने मॉडल में ये डिफाइन कर दिया कि 1 लाख रुपए जब ये लगाएंगे हर मंथ में तो तकरीबन 10 से 20 क्लाइंट एक्वायर कर पाएंगे। उसकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट एक निकली, वो अपने मार्केट से ली या खुद कैलकुलेट की या हिस्टोरिकल डाटा की बेस पे कैलकुलेट की, आपने ये ज्यूम कर लिया। अब फ्यूचर में जाके 1 लाख रुपए लगाने के बावजूद मार्केटिंग टीम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकेगी, तो आपके मॉडल जो एक्चुअल रिजल्ट है मॉडल से डिफरेंस आएगा। इसलिए हम कहते हैं मॉडल कभी भी 100% एक्यूरेसी की तरफ नहीं जाते। ये सिर्फ आपको फ्यूचर की वो जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट सी सोच होती है ना कि ये शायद इस तरह हो जाएगा, इस तरह करेंगे तो इस तरह हो जाएगा, व्हाट इफ सिनेरियो है ये। मॉडल हमेशा आपको ये दिखाता है, और मॉडल में वो सिनेरियो हमेशा साथ ऐड भी करते हैं, वर्स्ट केस और गुड केस और बेस केस, कि अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो क्या होगा, प्राइसेस कम हो जाएंगी, कस्टमर कम एक्वायर कर पाएंगे तो क्या होगा। तो इसलिए इसकी एक्यूरेसी नहीं है। और दूसरी चीज़ जो इसमें मॉडल में बनाने में आप लोगों को देखनी पड़ती है कि वो आपको एक शेयर्ड मेंटल मॉडल लेना पड़ता है। अगर मैं एज ए अकाउंटेंट अगर मैं एक्सेल पे अच्छा हूँ
मुझे अकाउंटिंग आती है, मैं अपनी वो कैश फ्लो और बैलेंस शीट बना के टैली कर लेता हूँ, तो इससे सिर्फ मॉडल नहीं बनेगा। मार्केटिंग वाला अपनी डोमेन रखता है, वो आपको समझाएगा कि मार्केटिंग पे इतना खर्चा लगाओ, इस पे इतना करो, इस वक्त हालात ये चल रहे हैं, इस वक्त कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इतना चल रही है। सेल्स वाले अपना बताएंगे, लेबर वाले अपना बताएंगे कि इतने एक्सपेंसेस चल रहे हैं, एचआर वाला अपना प्लान देगा। तो उस उन सारे प्लान्स को आपने इकट्ठा करना है मॉडल के अंदर। और ये चीज़ें कई जगहों पे आसान होती हैं जहाँ पे कंपनी एस्टेब्लिश्ड होती हैं, और ये चीज़ें कई जगहों पे बड़ी ज़्यादा मुश्किल होती हैं। जैसे कोई स्टार्टअप है, नया आइडिया है, उसकी तरह का कोई आइडिया मार्केट में भी नहीं है, तो आपके लिए वो बड़ा मुश्किल होता है। वो एक फाउंडर अकेला होता है, तो उसमें आप एक्सपर्ट्स वगैरह को इन्वॉल्व कर सकते हो। वो उसमें आपको फाउंडर्स की थॉट्स को सारे को लेना पड़ता है कि वो एक्चुअल में सोच क्या रहा है, वो कितने बंदे हायर करना चाह रहा है, वो किस तरह से देखना चाह रहा है। तो ये चीज़ उसमें जाके थोड़ी मुश्किल हो जाती। स्टैब्लिश्ड कंपनी के नए प्रोजेक्ट को लगाने को, या उसकी फ्यूचर की वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाह रहा है, तो उसमें ये चीज़ें थोड़ी आसान होती हैं। लेकिन ये अच्छा मॉडल बनता तभी है जब आप सबके आइडियाज़ को, मार्केटिंग वाले को, लेबर वाले को, एचआर वाले को, सेल्स वालों को, ऑपरेशन वालों को, सबसे उनका व्यू लेके वो उसको अपने मॉडल में ऐड करते हैं, तो अच्छा मॉडल क्रिएट तभी होगा। अब यही चैलेंजेस हैं जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि इसमें बड़ी ज़्यादा अनसर्टनिटी है, परफेक्शन पॉसिबल नहीं है। स्टैब्लिश कंपनी में ये काम करना थोड़ा इजी होता है क्योंकि आपको हिस्टोरिकल डाटा काफ़ी मिल रहा होता है, वो उस पर रिसर्च भी चल रही होती है, वो आपको काफ़ी मिल रहा होता है। स्टार्टअप्स में ये थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि जो फाउंडर है वो तो एक आइडिया सोच रहा है ना कि मुझे ये प्रोडक्ट बनानी है, और वो आप जब भी उससे डाटा मांगेंगे वो आपको पूरी तरह दे भी नहीं सकेगा, उसमें आपको क्वेश्चन आंसरिंग करनी पड़ती है। हो सकता है कि वो एचआर को बीच में कंसीडर ही ना करे, तो आपको आपको खुद पूछना पड़ता है उससे मॉडल बनाते वक्त, अच्छा ठीक है ये प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे, इसके लिए ये मशीन आएगी, तो इसके लिए तुम बंदे कितना रखने चाह रहे हो, अभी तुम्हारे पास पैसे कितने हैं। वो आगे जाके हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट को किस तरह यूटिलाइज करते हैं, या किस तरह निकाल के देते हैं कि तुम्हें इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ये चीज़ इसमें थोड़ी सी मुश्किल होती है कि जब आप बिल्कुल नए स्टार्टअप पे, और कुछ स्टार्टअप होते हैं जिनके कंपेटिटर होते हैं, वो स्टार्टअप में बस ये होता है कि वो प्रोडक्ट में थोड़ी सी वैल्यू अपनी ऐड करके वो उसको लॉन्च दोबारा कर रहा होता है। कुछ स्टार्टअप ऐसे होते हैं वो बड़े यूनिक हैं, तो इंडस्ट्री में उस तरह की शायद कोई कंपनी भी नहीं है, तो उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं। तो इसमें आपको फाउंडर से कुछ क्वेश्चनिंग करनी होती है, वो बड़ी ज़्यादा चीज़ें मिस करेंगे कि ये भी बता दें इसमें आप किस तरह चलना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि एक रेवेन्यू जब कमाया जा रहा है तो उसके कुछ ना कुछ एक्सपेंस होते हैं, जो नॉर्मल एक्सपेंसेस है कि बंदे रखने पड़ेंगे, मार्केटिंग पे लगाना पड़ेगा, लेबर पे लगाना पड़ेगा, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे लगाना पड़ेगा, सैस बेस्ड मॉडल है या सॉफ्टवेयर की कंपनी है। तो ये क्वेश्चन आंसरिंग आपको खुद बनानी पड़ती है ताकि कोई चीज़ मिस ना रह जाए मॉडल में। हाँ, इसी तरह मार्केट की कुछ अप्रोचेज़ हैं जब आप मॉडल स्टार्ट करते हैं। फर्ज करें कि एक बंदे ने आपको आके ये कहा कि मेरे पास 16 लाख रुपए है और मैंने जूते बनाने वाली फैक्ट्री को शुरू करना है, तो मुझे बताओ कि मैं कितना मार्केट को कैप्चर कर सकता हूँ। 100% मार्केट है, मुझे सिर्फ अगर लाहौर को टारगेट करना है जूते बेचने में, तो लाहौर 100% मार्केट है मेरी, और इसमें जो एग्जिस्टिंग सप्लायर बैठे हैं हो सकता है 60% मार्केट का कैप्चर करके बैठे हैं। तो आपके पास 16 लाख रुपए है, तो ये आपने उसको मॉडल बना के देना है। तो आपको इससे सिमिलर कंपनीज हैं जो थोड़े से छोटे लेवल पे हैं, तो अपने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखना है ना कितने सेटअप पे काम हो सकता है। तो इस पे छोटे लेवल का होगा, छोटे लेवल की जूते वाली कंपनियों का डाटा कैसे देखना है, वो मशीन कैसी यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ें सर्च करनी पड़ती हैं इसमें। अब 16 लाख को आपने डिवाइड करना है, आपने ओपेक्स को अलग करना है, कैपेक्स को अलग करना है। सबसे पहले तो आपने कैपेक्स डिसाइड करना है कि इतनी मशीनें लेनी पड़ेंगी। उसके बाद ओपेक्स डिफाइन करना है कि अगले 3 माह के खर्चे करने के लिए, शायद अगले 3-4 माह में सेल होना शुरू हो, तो मुझे 3-4 माह के खर्चे अभी इसी 16 लाख में से निकालने हैं। जब सेल शुरू हो जाएगी फिर कंट्रीब्यूशन सेल से भी आना शुरू हो जाएगी। और आपको कैश का रिजर्व कितना रखना है। अब जो आपने कैपिक्स पे खर्चा लिख दिया, उसके बाद उस पर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि कैपिक्स में मैंने 7 लाख रुपए रखा है, इसमें 2 लाख की ये मशीन आएगी, 3 की ये आएगी, 4 की ये आएगी, कुछ टूल्स आएंगे, ये मेरा 6 लाख कैपिक्स में चला गया। आपने 7-8 लाख अगर उसमें रखा है ओपेक्स में, उसमें आप ये डिफाइन करते हैं कि मेरी इनिशियल लीगल कॉस्ट, कंपनी बनाने की, अप्रूवल्स लेने की, बंदों को हायर करना है, काम शुरू करवाना है, ये ओपेक्स के खर्चे मेरे 3 माह के। ऑपरेशनल एक्सपेंस
ऑपरेशनल, ये दो टर्म्स हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, ओपेक्स कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। इनकम स्टेटमेंट के जितने खर्चे हैं वो सारे ओपेक्स हैं, और बैलेंस शीट में जो आपके लॉन्ग टर्म एसेट है वो सारे कैपेक्स हैं जो आपकी मशीन यूज़ होनी है। तो ये आपने चीज़ें डिफाइन करनी है। जब ये अब आपने कैपेक्स पे लगा लिया, आप कैपेक्स की कैपेसिटी की बेस पे आप सेल निकालोगे। ये जूतों वाली में होगा कि आप बना ही उतना पा रहे हो, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि मैं कस्टमर इतने लेके आऊँगा। वो सर्विस मॉडल में ये होता है कि आप कस्टमर जितनी मर्जी ले और टीम बढ़ा के सर्विसेज देना शुरू कर दोगे। लेकिन जब 16 लाख रुपए में आपने कैपेक्स डिफाइन किया है तो उस कैपेक्स की कोई ना कोई कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी का आप ये अज्यूम करते हो कि शुरू में शायद मैं 60% कैपेसिटी यूटिलाइज कर सकूँ, 80%, वो आप सारा जम्पशन शीट में लिखते हैं। अभी मॉडल की जब प्रैक्टिस में जाएंगे तो आपको जम्पशन शीट भी समझ आएगी सारी। तो जम्पशन में आपने लिखा जी मेरे शुरू में 80% मशीन यूटिलाइज होगी। अब 80% मशीन यूटिलाइज करके आप पर मंथ 100 पीस बना रहे हो जूतों, और उन 100 को ही अज्यूम करके बेच रहे हो, या उसका 80% या 70% अजम्पशन में लिख के कि 70% जूते बिक जाएंगे पर मंथ जो हमारा प्रोड्यूस होगा, उसको आप बेच रहे हो। तो उसके थ्रू आप सेल निकालते हो, कैपेसिटी को यूटिलाइज करवा के, कैपेसिटी को यूटिलाइज करवा के आप सेल निकाल रहे हो। अब वो सेल जब आपके पास निकली, वो फर्ज करें 10 लाख है, और मार्केट में जो पूरी लाहौर में सेल हो रही है जूतों की वो 80 लाख है, तो वो 10 लाख का 80 लाख का आप परसेंटेज निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा आप मार्केट का इतना कैप्चर कर पाओगे। तो आप उस फाउंडर को, उस बिजनेस ओनर को सिंपल ये बता दोगे कि ये आप 16 लाख में इतने लेवल का काम कर सकते हैं। और जो दूसरी अप्रोच जो मैं बनाता हूँ उसमें ये है कि एक बंदा आपको सिंपल आके ये कहता है कि पिछले वाले को तो आपने कह दिया कि 16 लाख में आप 20% मार्केट का 10% कैप्चर कर पाओगे। अब एक बंदा आया, उसने अपना एम ही ये रखा हुआ है कि मैंने 30% मार्केट का कैप्चर करना है। उसने आगे ये कहा कि मुझे इन्वेस्टमेंट की टेंशन नहीं है, मुझे लाहौर की मार्केट में जूतों में 30% कैप्चर करना है किसी भी सूरत में। तो आप टोटल जो मार्केट का है वो फर्ज करें 10 लाख चल रहा है, वो कह रहा है मैंने 30% कैप्चर करना है, तो आपकी सेल सिंपली 3 लाख हो जाएगी। तो उस सेल को कमाने के लिए आपने एक्सपेंसेस जो करने हैं वो आप एज्यूम करते हो, और उसके लिए आपको जो मशीन्स लानी पड़ेगी, जितनी लानी पड़ेगी वो करते हो। तो आपके पास जो बैलेंसिंग निकलती है वो आपकी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड निकल आती है। तो इस तरह से आप रिवर्स वर्किंग करके इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड तक भी जा सकते हो, और इन्वेस्टमेंट आपके पास है तो आप मार्केट का कितना कैप्चर कर सकते हो वहाँ तक भी जा सकते हो। ये दोनों चीज़ें, और ये वाली इस तरह से चीज़ें चलती रहती हैं। ये तो होगी ना हमारी फिजिकल प्रोडक्ट। जो हमारी सर्विसेज हैं उसमें वो आपको मार्केटिंग के बजट के थ्रू चलना पड़ता है। उसमें आपको देखना पड़ता है कि इस वाली इंडस्ट्री में कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इतनी पड़ती है। मतलब आप जब भी कोई कस्टमर लेके आते हो तो उस पर आपका 3-4 हज़ार रुपया लगता है। आपके पास 100 लीड्स आती हैं, लीड्स कभी भी सारी सेल्स में कन्वर्ट नहीं होती। 100 लीड्स हैं तो हर इंडस्ट्री की लीड्स की कन्वर्जन रेट चल रहा होता है इंडस्ट्री का बेंचमार्क है। अब सॉफ्टवेयर कंपनी में अगर 5-6% है तो आप हर 100 लीड्स का 5-6 को सेल्स में कन्वर्ट करोगे। तो इसके थ्रू आप अपनी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट निकालते हो, और जो टोटल बजट आपको फाउंडर ने बताया होता है कि मैं मार्केटिंग में पर ईयर पर मंथ इतना लगा सकता हूँ, तो वो उसको कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट पे सिंपली डिवाइड करके आप बस टोटल कस्टमर निकल आते हैं। तो उस कस्टमर की बेस पे आप रेवेन्यू तक जाते हैं। अब मॉडल में सबसे इम्पोर्टेंट काम यही होता है कि आपका रेवेन्यू सही कैलकुलेट हो गया, क्योंकि आपने जब रेवेन्यू कैलकुलेट कर लिया तो एक्सपेंसेस थोड़ा इजी इस वजह से भी हैं कि अगर एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री है या एक सॉफ्टवेयर हाउस है, एक सॉफ्टवेयर हाउस को ले लें, अगर वो एक सॉफ्टवेयर 30 लाख का बेचती है तो उस पर 15 लाख अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कॉस्ट है या 20 लाख कॉस्ट है, तो वो इंडस्ट्री में भी तकरीबन यही चल रही होगी। अगर आपने जूता बनाने वाली लेबर को 30,000 रुपये इंडस्ट्री में मिल रहा है तो आप अपने मॉडल में 60,000 नहीं लिखेंगे इसको। तो एक्सपेंसेस थोड़ा सा ज्यूम करना और फोरकास्ट करना इसलिए इजी होता है कि तो अगर कोई लेबर इस तरह की इस तरह पाइपलाइन देख लो किसी के पास नहीं, नहीं, वो तो रेयर केस है ना। आपके पास आइडिया है ऐसा है, आपको भी अंदाज़ा नहीं हो रहा कि कितना देना पड़ता है। देखो आप सिमिलर अपनी पेयर्स की कंपनी ढूंढ के उसमें वो एक्सपेंसेस कितना कर रहे हैं, ये आपको चीज़ें इजीली मिल जाती हैं। कि एक कंपनी जूता बनाने वाली जो कंपनी है ना, उनका एवरेज पूरी मार्केट में जो होगा ना एडमिन कॉस्ट का, कि जूता बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो एडमिन पे कितना खर्च कर रही हैं, वो तकरीबन सेम होता है। एवरेज आउट करके इंडस्ट्री का बेंचमार्क निकलता है।
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एक्सपेंस को फोरकास्ट करना और अज्यूम करना और निकालना रेवेन्यू के बाद थोड़ा सा इजी होता है। तो रेवेन्यू की कैलकुलेशन हर मॉडल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अच्छा, ये आपको थोड़ी सी टर्म्स आपको दे दी हैं मैंने कि मार्केटिंग किस तरह से चलती है। एक टोटल मार्केट होती है, एक आपकी एक्सेसिबल मार्केट होती है जहाँ पे आप फिजिबल है आपके लिए जाना, और एक आप टारगेट मार्केट आप चूज़ करते हैं। आपकी टारगेट मार्केट ग्लोबल भी हो सकती है। अब जैसे सर्विसेज इंडस्ट्री है वो तो ग्लोबल ही चल रही है बीपीओ के थ्रू, लेकिन कोई छोटे लेवल पे अगर कोई फैक्ट्री लगा रहा है, हो सकता है वो सिटी के अंदर हो, तो वो सिटी उसकी टारगेट मार्केट है। और एक दुकान में एक जो हमारी छोटी शॉप्स होती हैं किराना वगैरह की, उसकी जो टारगेट मार्केट है वो मोहल्ला ही है, वो उससे बाहर जा भी नहीं सकता, तो उसकी एक्सेसिबल मार्केट भी यही है। तो ये चीज़ें इसमें डिफाइन करना थोड़ा आपके लिए ज़रूरी होता है जब भी मॉडल बनाना है या प्रोजेक्शंस बनानी है कि आपने कैप्चर क्या करना है। अच्छा, मॉडल मैंने आपको जिस तरह पहले समझाया कि सारे डिपार्टमेंट मिल के काम कर रहे होते हैं, तो ये एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो मॉडल की लैंग्वेज है इसको सही करना, सही तरह से समझा पाना क्यों ज़रूरी है। ये पिक्चर आपको दिखा रही है कि अगर इन सारे बंदों के आँखों में पट्टी बंधी है तो ये हाथी के पास इसको ले जाएं, तो वो कोई ना कोई चीज़ पकड़ के कुछ ना कुछ एज्यूम कर रहा है। अब हाथी का पेट इतना बड़ा और सख्त होता है, वो उसको यही एज्यूम कर रहा है कि ये शायद दीवार है। तो इसलिए मॉडल को, आपको जो मैं शेयर मेंटल मॉडल का बताया था ना, सभी आपके अंदर जो माइंडसेट रहते हैं मार्केट में सेल्स में, उन सबको एक पेज पे लेके आना, वो एक दूसरे को समझ रहे हो कि मार्केटिंग वाले इस प्रोजेक्ट पे इस तरह से काम करना चाह रहे हैं और आप जो मॉडल बना रहे हो आप उस पर एग्री भी हो और आप उसको सेम तरह से मॉडल में लगा भी रहे हो, तो फिर आपका एक अच्छा मॉडल बन पाएगा और आप उसको अच्छी तरह से समझा पाएंगे। अब मॉडल समझाते हुए भी अगर सेल्स वाला कोई बैठा है और वो कहेगा कि मेरा तो एक्सपेंस इस तरह से होता ही नहीं है, मेरा ट्रेंड ही नहीं है, तो वो उसमें कन्फ्लिक्ट आएगा। तो ये शेयर मेंटल मॉडल को लेके चलना ज़रूरी है। फाउंडर के सारे पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चलना साथ में लाजमी है। ये कुछ पर्पस मैंने दोबारा डालने हैं आपको, दोबारा क्लैरिटी देने के लिए कि पर्पस को स्ट्रॉन्ग करना, कोई भी मॉडल बनाना है शुरू करने से पहले पर्पस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। ये आपके पास जब स्लाइड शेयर होगी इसको रीड भी कर लीजिएगा। बेसिकली इसमें आप वर्चुअली बिजनेस को क्रिएट कर रहे होते हैं, अपने माइंड में क्रिएट करके उसको पेपर्स में लेके आ रहे होते हैं। और इसमें इसमें वो मैंने आपको जो अभी एक्सेल में वो एग्जांपल दिखाई, मैं 1 रुपया भी चेंज कर रहा हूँ मेरी पूरी चीज़ में चीज़ें चेंज हो रही हैं, ग्राफ चेंज हो रहे हैं। तो ये टेस्टिंग हाउ चेंजिंग assumption ऑल्टर फ्यूचर आउटकम्स। अब आपका जब 1 साल गुजरा है, दूसरे साल में आप आए हो तो आपको चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। आपने कोई एक एक्सपेंस अगर एज्यूम किया हुआ है कि इस तरह से चलेगा, तो 1 साल में आपको नज़र आ जाएगा कि किसने किस तरह चलना है। तो आप अजम्पशन में सिंपली जाके उसकी चेंजेस कर देते हैं फिर अगले साल में, तो आपके पास इस तरह से मॉडल रिफाइन होता रहता है। अच्छा, अब ये सारी जो आपको पीछे स्टोरी सुनाई है, इसका बेसिक पर्पस सबसे बड़ा तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था, आपको मॉडलिंग से प्यार होना शुरू हो जाए समंदर से। उसमें फिर आप तैर के सफ़र करो, कश्ती में सफ़र करो, वो आपके लिए मैटर नहीं करेगा। वो सारी बातें ऊपर इसीलिए कवर की हैं कि आपके अंदर एक शौक पैदा हो जाए कि अब हमने हिस्टोरिकल डाटा पे काम नहीं करना, हिस्टोरिकली कंपनी ने जो करना था वो कर दिया, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। मैंने फ्यूचर बताना है कंपनी को कि वो अच्छा किस तरह कर सकते हैं। तो अब हम स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। कवर पेज और इंडेक्स इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी उसको रीड करने वाला उसको उसका वो जो बेसिक पर्पस हमने कहा था उसको स्ट्रॉन्ग करना, वो उसका देख सके। और इंडेक्स में प्रॉपर लिंक लगे होते हैं हर शीट्स के, क्योंकि जब भी आप शीट देखते हैं तो वो इतने ज़्यादा टैब्स, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, अब ये देखें ना, ये टैब्स से भरा हुआ है, उसको टैब्स ढूंढना है। उसने अगर उसको किसी ने बताया जी जब भी आप कोई प्रोजेक्ट देखते हैं ना तो उसकी वैल्यूएशन बड़ी ज़रूरी होती है, तो इस टैब्स में वैल्यूएशन को ढूंढ रहा होगा, तो ये प्रॉपर लिंक लगे होते हैं इंडेक्स वगैरह में, तो आप डायरेक्ट उस जगह पे जाते हैं उसको क्लिक करके। ये इसलिए ज़रूरी है आपका। अजम्पशन और ड्राइवर्स ये हर मॉडल की बैकबोन है,
ये सबसे पहले बनने वाली शीट है। वो इंडेक्स वगैरह और ओपनिंग शीट्स वगैरह वो तो बनती रहती हैं, वो टेम्पलेट भी पड़े होते हैं। जब आप एक्चुअल वर्किंग करना शुरू करते हैं, अजम्पशन सबसे पहली चीज़ है जो आपकी बनती है। और अजम्पशन में आप हमेशा इनपुट लिखते हो, वो फ्यूचर में कभी भी चेंज हो सकती है। इसलिए तो हम कहते हैं कि मॉडल 100% एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि आप सारी चीज़ें एज्यूम कर रहे हो, लेकिन रीजनेबल हद तक इंडस्ट्री के बेंचमार्क से कंपेयर भी कर रहे हैं। तो ये जितना अच्छा आप बना लेंगे, इसको जितना अच्छा फाउंडर से डिस्कस कर लेंगे, आपकी अगली स्टेटमेंट इसी की बेस पे बननी है। इसी पे लिखा है कि कस्टमर किस तरह आने हैं, कितने आने हैं, मार्केटिंग पे खर्चा किस तरह होना है, कितना होना है, इसी पे लिखा है एडमिन कितना होना है। ये जितना स्ट्रांग होगा, बाकी तो लिंक है। आपके इनकम स्टेटमेंट में फॉर्मेट में लिंक लगाते जाएंगे, आपकी चीज़ें बनती जाएंगी, कैश फ्लो टैली होती जाएगी। उसके बाद हम एजम्पशन के फ़ौरन बाद रेवेन्यू इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो रेवेन्यू। एजम्पशन के बाद रेवेन्यू आपका जितना अच्छा बन जाएगा, आपका ओपेक्स और आपकी कॉस्ट ऑफ सेल उतनी अच्छी है। रेवेन्यू मॉडल और अजम्पशन, ये मेरी जो प्रैक्टिस है वो यही है कि मैं सबसे पहले अजम्पशन बना के और उसकी बेस पे रेवेन्यू मॉडल बना के एक दफ़ा उससे डिस्कस करता हूँ। क्योंकि रेवेन्यू जब बन गया तो उसी की बेस पे अपने खर्चे डालने हैं, उसी की बेस पे बाकी चीज़ें बननी है, बैलेंस शीट बननी है। और अजम्पशन में ही मैंने लिखा होता है कि मेरे रिसीवेबल के डेज कितने। इंडस्ट्री में प्रैक्टिस है कि इस तरह के काम जब आप शुरू करते हैं तो लोग महीने बाद पैसे देते हैं, तो आपको अजम्पशन में लिखना पड़ेगा कि इस इंडस्ट्री में 30 दिन बाद पैसे मिल रहे होते हैं। आपका उसकी उस 30 दिन की बेस पे फिर अपना रिसीवेबल कैलकुलेट करते हैं बैलेंस शीट में। तो ये चीज़ें आपको साथ साथ पता चल रही हैं अजम्पशन की क्यों ज़रूरी है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाना। तो रेवेन्यू अजम्पशन जब फाउंडर के साथ डिस्कस होगी, उसको अच्छी तरह समझ आ गई, उसकी बेस पे फिर जो मर्जी बनाते रहे, वो रिजल्ट वही देगा जो फाउंडर देखना चाह रहा है। ऑपरेटिंग कॉस्ट वही ना, जैसे आप बता रहे 16 लाख है मेरे पास, इतनी मशीन लगाऊंगा, इतनी कैपेसिटी होगी, इतने ये तो वेट तुम आइडिया सोच रहे हो ना, बस 16 लाख है। हाँ, अजम्पशन में ये मैं मेंशन करूंगा टोटल इन्वेस्टमेंट 16 लाख है। लेकिन अभी मैं प्रैक्टिस के दौरान अजम्पशन शीट दिखाता हूँ ना, फिर प्रॉपर समझ आ जाएगी। इंडस्ट्री वेरी करेगा। क्या एग्जाम्पशंस हम लेते हैं, मतलब कुछ हम लेते हैं रेवेन्यू की बेस पे ले रहे होते हैं, कुछ हम ऐसे ही है? इंडस्ट्री बेस पे। हाँ, आपने सिंपल मॉडल बनाना है, ऊपर ऊपर से कुछ रिजल्ट्स देखने हैं। तो आप इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उसको सिंपल पकड़ते हो कि फलानी इंडस्ट्री है, उसका रेवेन्यू इतना है, वो एडमिन पे इतने परसेंट लगा रही है रेवेन्यू का, ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे इतना लगा रही है, आप सिंपल परसेंटेजेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन मैं आपको जो जो चीज़ें समझा रहा हूँ वो डिटेल में है। ये चीज़ जो आप कह रहे हो ये तो आप कर लोगे ये चीज़ें सुनने के बाद, कि सिंपल एडमिन इंडस्ट्री में एडमिन के एक्सपेंस 16% लगते हैं इस इंडस्ट्री में। आप 16% लिखोगे, रेवेन्यू आपने कैलकुलेट किया होगा, वो इनकम स्टेटमेंट में आके 16% से मल्टीप्लाई कर दोगे, रेवेन्यू का आपका एडमिन निकल आएगा। एक्चुअल में एडमिन के अंदर उसकी जो कैटेगराइजेशन है उसमें क्योंकि एक्सपेंसेस इंक्लूड है, किस तरह से लगने हैं, आप एडमिन डिपार्टमेंट से पूछ पूछ के लिख रहे हो। ये डिटेल्ड मॉडल है, ये मोस्टली बनाना इजी है एस्टेब्लिश कंपनी में या ऐसी कंपनी जिसमें चीज़ें सारी अवेलेबल है। उसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का इसके एक वो स्केड्यूल से बन जाते हैं, इसकी वर्किंग की शीट्स बन जाती हैं जो यूजर्स बाद में देखना चाहता है कि डिटेल में वर्किंग किस तरह से हो रही है। तो ये आपको मॉडल में जो फॉर्मेट मिलेंगे उसमें होंगी। इसी तरह कैपेक्स का आप बनाते ही हैं, पीपीई का स्केड्यूल है जो वो उसी तरह से बनना है जब आपने एक दफ़ा डिसाइड कर लिया। अच्छा, इसमें कम्प्लेक्सिटी के अंदर नहीं जाना। अब कैपेक्स आपने डिसाइड कर लिया, मैं डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग से करूँ, स्ट्रेट लाइन से करूँ, ये मैटर नहीं करता। फाइनेंशियल मॉडल में ये चीज़ें मैटर नहीं करती। आपने एक बाइक बनाने वाली इंडस्ट्री लगा ली, आप इसमें अगर घुस जाओगे कि मैं फ़िल्टर कौन सा यूज़ करूँ, मैं चेन किस कंपनी का यूज़ करूँ, मटेरियल कौन सा यूज़ करूँ, ये सारी चीज़ें बात की हैं। ये तो तब हम डिसाइड करेंगे जब बोर्ड आपका अप्रूवल दे देगा, जब फाउंडर मान जाएगा हाँ यार मुझे ये प्रोजेक्ट करना है। इन चीज़ों पे आप बाद में जाओगे। फिलहाल आप सिंपल लमसम ले लोगे कि फ़िल्टर नॉर्मल इतने का मिल जाता है, आपने फ़िल्टर की अमाउंट लिख दी, क्वालिटी कौन सी लगानी है, ये सारी डिटेल की चीज़ें। फाइनेंशियल मॉडल हमेशा सिंपल रहता है। ये आपके बोर्ड को मनाने की लैंग्वेज है कि मैंने ये वाली लैंग्वेज बोल के बोर्ड को मनाना है कि मैं ये प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए, हमें फाउंडर को मनाना है। जब वो मान गया फिर क्वालिटी वाले बैठ के देखते रहें, प्रोडक्शन वाले बैठ के देखते रहें कौन सी चीज़ लगानी है। जब वो डिसाइड कर लेंगे कि इस क्वालिटी का फ़िल्टर लगाना है, तो आप सिंपल एजम्पशन में जाके जो प्राइस लिखी होगी उस क्वालिटी वाले की लिख दोगे, आपका मॉडल चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ों में नहीं घुसना है, डेप्रिसिएशन किस बेस पे करूँ, सिंपल स्ट्रेट लाइन पे कर दो, ये तो आइडिया ही देना है उसको। अब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, कैपेक्स के बाद इसमें हमारा डेट आता है और इक्विटी आता है। आपको इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए ये डिसाइड हो गया है।
आपने इन्वेस्टमेंट लेनी कहाँ से है, ये बात की बात है। लोन से लेनी है, आपने इक्विटी के थ्रू रेज करनी है, डायरेक्टर से लोन लेना है, ये बात की बातें सारी। अच्छा, इसमें डायरेक्ट इनका कुछ इनकी पहले से भी थॉट्स होती है कि इक्विटी हम रेज कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते, अभी हमें लोन लेना पड़ेगा। वो डिसाइड करना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है कि आपको फिर उसकी बेस पे इंटरेस्ट की स्केड्यूल बनाने पड़ते हैं इनकम स्टेटमेंट को चार्ज कराने के लिए मॉडल में। लेकिन जब आप मॉडल बना रहे होते हो, आपकी जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड निकलती है वो उसके बाद की डिसीजन है कि डेट के थ्रू चलना है। अगर आपने एक मॉडल बनाया, उसमें 16 लाख रुपए की शॉर्टेज आ रही है दूसरे साल में, आप फाउंडर को जाके बताते हो कि दूसरे साल में हमें 16 लाख मजीद ऐड करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग जो ऑपरेशंस मैंने इसमें लिखे हैं, आपने कहा था कि रेवेन्यू इतना है, एक्सपेंस इतने होंगे, तो 16 लाख हम पास कम पड़ जाएगा। अब वो आपको बता देगा कि यार ये मैंने डेट के थ्रू लेना है या बैंक फैसिलिटी लेनी है, तो आप मॉडल को उस तरह से चेंज करके इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस में ले लोगे। तो ये भी assumptions में हम लिख रहे होंगे। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये ड्राफ्ट मॉडल बनने के बाद की बातें सारी, कि आपने रेज कहाँ से करना है, डेट से या इक्विटी से। इंसान पर्टिकुलर अमाउंट लिख देंगे, फिर हम जब ये अप्रूव होगा उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ से लेना है, कहाँ से नहीं। ये चीज़ थोड़ी सी उस वक्त भी डिसाइड हो सकती है। लेकिन जैसे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में तो ये होता है ना कि हमें कितना पैसा किस जगह से लेना है, स्ट्रक्चर में तो ये चीज़ आएगी ना। हाँ, यही है कि अपने बैंक से लेना है या शेयर होल्डर से लेना है या किसी और से लोन लेना है, किसी कंपनी से लोन लेना है, वो हाँ वही है, वही बता रहा हूँ ना। अब कैपिटल वेंचर वाली जो बात है, कुछ चीज़ें आएंगी एंड पे जाके अप्रूवल के बाद। जब पैसा रेज करने जाओगे, हो सकता है कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर आ जाए, उसके साथ खत्म हो जाए। लेकिन जब इन हाउस आप प्रोजेक्ट लगा रहे होते हो ना, तो आपको खुद ही रेज करना पड़ता है। तो उसमें अगर तो उनका माइंडसेट बना हुआ है कि यार ये डेट से लेना है हमने इस दफ़ा, तो आपको इंटरेस्ट वगैरह भी चार्ज करना पड़ता है। अदरवाइज आप सिंपल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड लिख के छोड़ देते हो। अगर तो डिसाइड है तो लिख देते हो, नहीं तो छोड़ देते हो उसमें। मीन्स कैसा अगर हमारा साइड प्रोजेक्ट है उसमें हमें चाहिए जैसे 15 लाख चाहिए, हम जाते हैं मॉडल डिजाइन करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास इतने डेट्स नहीं हो सकते, नहीं हो सकता, तो वो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, कैंसिल हो गया। मॉडल बनाने का पर्पज़ यही है ना, समझाना उनको कि प्रोजेक्ट में होगा क्या। अगर प्रोजेक्ट में आपकी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इतनी निकल रही है, लेकिन वो नज़र बड़ा अच्छा आ रहा है, तो डायरेक्टर चाह रहे हैं यार अभी पैसे ही नहीं है, कहाँ से लगाएं। हो सकता है उनको ऐसा पसंद आ जाए, कहते हैं ये लोन लेके भी शुरू करेंगे, आप इसको आगे करो। तो ये शुरू में मैंने स्लाइड में इनको यही समझाया था कि एक लैंग्वेज है जो बोर्ड को समझ आती है प्रोजेक्ट से रिलेटेड। उसके बाद हम सिंपली लिंक करके सारी चीज़ों को, हर शीट को बस फेस पे चीज़ें ले जा रहे होते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट में। हाँ, इसमें एक डिफरेंस है थोड़ा सा, जो हमारी हिस्टोरिकल बैलेंस शीट बनती है उसमें कैश और बैंक का जो बैलेंस है वो एक्चुअल आता है कि बैंक का क्लोजिंग इतना है, कैश काउंट आपने 30 जून पे किया वो इतना था, वो सिंपल लिख दिया। जब आप कैश फ्लो बना रहे होते हो तो आपको क्लोजिंग वही आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा तो उसमें कुछ मसला होता है, आपको वो टैली करनी पड़ती है। मॉडल में इससे थोड़ा उलट है, आपको नहीं पता कि एक साल बाद जब मेरी चीज़ें इस तरह चलेंगी कैश किस तरह बचेगा, तो उसके लिए आपका बैलेंस शीट वाला जो कैश एंड बैंक का कॉलम है वो हमेशा खाली रहता है जब तक कैश फ्लो ना माने। कैश फ्लो का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको आप लिंक करते हो बैलेंस शीट से, तो फिर आपकी बैलेंस शीट टैली होती है। अगर बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही तो इसमें आपको देखना पड़ता है कहाँ पे मसला है। हाँ जी, कैसा चल रहा है जनाब? रिकॉर्डिंग करा दें? जी। बच्चे कह रहे हैं हमें रिकॉर्डिंग करा दें। रिकॉर्डिंग कर, प्रेजेंटेशन की प्रेजेंटेशन भी है फेस में। चलो जबरदस्त, ठीक। ये थोड़ा सा है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में और ये मॉडल वाली स्टेटमेंट बनाने में आपको फ़र्क पता चल गया। आपके पास बैलेंस शीट हिस्टोरिकली में टैली आती है पहले से ही चीज़ें लिख के, आप कैश फ्लो को टैली कर रहे होते हो, उसके इक्वल ला रहे होते हो। इसमें आप कैश फ्लो बना के बैलेंस शीट में उसका बैलेंस लेके जाते हो। इसमें प्रोजेक्ट ही कर रहे हो ना कि 2 साल बाद मेरे पास कैश इतना बचा होगा, उसको बैलेंस शीट में डालते हो, आपकी बैलेंस शीट टैली हो रही होती है। नहीं टैली हो रही तो आपको देखना पड़ता है कहाँ पे अमाउंट मिसिंग है या कुछ चीज़ मिसिंग है कैश फ्लो में। मीन्स हम अपनी जीरो डाल देते हैं, क्लोजिंग हम एक्चुअल डाल देते हैं जब एंड पे जब आपका पहला साल है उस प्रोजेक्ट का, तो ओपनिंग तो जीरो होगी। अगर आप हिस्टोरिकल डाटा के बाद अगले 5 साल प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपके पास जो ओपनिंग है वो वही होगा जो उस साल का ऑडिटेड अकाउंट्स में होगा। ये बाकी सपोर्टिंग स्केजुअल्स हैं, ये बनते रहेंगे। अगर उसमें वो डायरेक्टर्स ने कह दिया आपको या ओनर ने कह दिया कि ये कुछ चीज़ें हमने लीज पे लेनी है, तो उस तरह के स्केजुअल हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। ये स्केजुअल आप नॉर्मल काउंटिंग में बनाते हैं उसी तरह से बनेंगे अगर ज़रूरत पड़ रही है।
तो जब ये सारी चीज़ें बन गई तो उसी की बेस पे एनालिसिस और रेशियोज होते हैं। आगे चल के मैं इस 9th वाले पॉइंट का आपको बताऊंगा कि किस इंडस्ट्री में कौन सी रेशियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिस पे आपने मॉडल बनाते हुए फोकस करना है। उसके बाद ये वैल्यूएशन है, ये भी नेक्स्ट सेशन में आप वो कॉस्ट इक्विटी वगैरह किस तरह कैलकुलेट करते हैं, बैक कैसे निकालते हैं, वैल्यूएशन कैसे करते हैं, ये नेक्स्ट सेशंस में आपको पता चलता रहेगा। आज जस्ट ओवरव्यू है। फिर जब वैल्यूएशन भी होगी, एनालिसिस रेशियो भी निकल आए, उसके ऊपर सारी हमारी स्टेटमेंट्स भी बन की, इसकी बेस पे डैशबोर्ड और विजुअलाइजेशन है हमारी सारी, और ये हमेशा मैटर करती है एग्जेक्टिव समरी के तौर पे लोगों को देखने के लिए एक हाई लेवल। इसमें मैं आपको साथ साथ ही दिखा दूं, जिस तरह इसमें था ये डैशबोर्ड बना हुआ है, ये फिगर्स हैं, इसको देखना मुश्किल है, डायरेक्ट इस पे नज़र दुराना उनके लिए दूर बैठे हुए आसान है। ये लुक्रेटिव होना चाहिए, कलर इस तरह के चूज़ करने चाहिए हमेशा जो देखने में इजी हो। इसमें एक और है हमारे पास, देख रहे हैं डैशबोर्ड, आपकी सारी शीट की चीज़ें इस पे आके आ रही हैं डायरेक्ट। इन सालों में आपके पास वो एक प्रेजेंटेशन आ जाती है ना सालों में ग्राफिकली, आप देख के ज़्यादा जल्दी असेस कर रहे हो कि 2020 में हम डाउन चले जाएंगे, 20 में ऊपर चले जाएंगे, ये लाइंस वगैरह चार्ट वगैरह, इस पर नेक्स्ट सेशन में हम सेशन देखेंगे अच्छा डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं। और ये समरी और ये सारी एक ही चीज़ है। अब ये वो बात है जो मैं आपको समझा रहा था कि फाइनेंशियल मॉडल में ये देखें, ये 3 कॉन्स बन रही होती है, एक दूसरे के साथ लिंक्ड है प्रॉपर। प्रॉफिट एंड लॉस में जब फोरकास्ट हो रही है तो वो हमारी रिटेन अर्निंग में जाके एडजस्ट हो रही है। इसी तरह यहाँ से प्रॉफिट इधर आ रहा है कैश फ्लो में, और कैश फ्लो का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो जाके इस कैश में जाके इस बैलेंस शीट को टैली कर रहा है। अब मॉडल बनाते हुए आपको फॉर्मेटिंग का बड़ा ध्यान रखना है। वो जो आपके हिस्टोरिकल अकाउंट्स वगैरह बनते हैं ऑडिट के लिए, उसमें तो सिंपल आपने एक फॉर्मेट रखा, कलर एक है। इसमें कलर यूज़ करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको चीज़ें को बताता है। जिस तरह जहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है उसको आपने ब्लैक ही रखना है, जहाँ पे कैलकुलेशंस हो रही हैं देख के पता चले कि यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। ये ब्लैक क्यों रखना है, ताकि यूजर को उसको जो यूज कर रहा है, फाउंडर बाद में यूज करता रहेगा, आप तो एज ए कंसल्टेंट शायद चले जाएंगे उसको देख के, या वो वन टाइम आपको असाइनमेंट देगा तो उसको पता होगा कि ब्लैक में कैलकुलेशन हो रही है, मैंने बैलेंस शीट में जाके किसी भी ब्लैक जगह पे कोई अमाउंट नहीं लिखनी। और जो ब्लू है वो आपकी इनपुट्स है जहाँ पे अपनी चीज़ें लिख सकते हैं। ये मोस्टली जम्पशन शीट में होता है। फाउंडर कल को कहता है यार ये 1 लाख रुपए मार्केटिंग मेरा सही नहीं चल रहा, मैं इसको 2 लाख करके देखूं, तो वो जहाँ पे ब्लू होगा मार्केटिंग वाले सेक्शन में वहाँ पे वो 1 की जगह 2 लिख देगा, तो उसके पास रिजल्ट सारी ही शीट्स में। ये एक्सेल इसको इस तरह से डायनेमिक बनाना है और लिंक करना है कि सारी शीट्स में ऑटो में चेंज आ रही है, डैशबोर्ड तक चेंज हो रहे हैं। अब ग्रीन हमेशा रेफरेंस होता है कि कौन सी चीज़ अगर दूसरी शीट से आके आपने लिंक करवाई हुई है, और ये ना स्टैंडर्ड्स हैं, कॉमन प्रैक्टिस है, हर कोई यूज़ कर रहा है तो ये एक स्टैंडर्ड बन गया हुआ है। रेड वो चीज़ें हैं जिसमें आपने मज़ीद डिस्कस करनी है चीज़ें, तो आपको उसको रेड करके छोड़ देते हो कि बाद में कर लेंगे। स्टैंडर्ड्स हैं कि हमने जैसे हर खुद अपने लिए किया हुआ है, ये जैसे ये प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग में, लोग कर रहे हैं। तो जो यूज़र फाइनेंशियल मॉडल को यूज़ करते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लगाते रहते हैं, वो यूज टू होते हैं, तो ये इसको फॉलो करना इसलिए ज़रूरी है। अब यही बातें नीचे मैंने लिखी हुई हैं जो बिल्कुल भी नहीं इसमें करनी, अननेसेसरी लिंक्स वगैरह नहीं लगाते जाना, और इटरेटिव लिंक्स नहीं लगाने कि मतलब एक सेल से कैलकुलेशन होगी दूसरी सेल में जा रही है, उसी सेल में तीसरे सेल में जाके ये यूज़ हो रही हैं, तो वो एरर देता है एक। लोग उसको ऑप्शंस में जाके एक्सेल में, इधर अगर ऑप्शन में हम जाएं फॉर्मूला, इसको अनेबल करके उस एरर को तो ख़त्म कर देते हैं, लेकिन वो आपकी एस्टिमेशन सारी उसमें चीज़ें में गलत हो जाती हैं। तो ये कोशिश करनी है कि ये लिंक्स को इस तरह से नहीं लगाना कि आपको ये इनेबल करना पड़े, हर चीज़ को सेपरेट सेपरेट रख के चलना है।
वही बात है, assumption में एक चीज़ जो लिख दी है उसको ही अगर 100 शीट्स भी मॉडल में बनानी पड़ रही हैं, कोई एनालिसिस करने पड़ रहे हैं, तो वो वही सेल है, वो हर एनालिसिस में जाके यूज़ होना है। एक नंबर को एक जगह पे लिख दिया, उसी को यूज़ करवाना है लिंक करा करा के, उसको बार बार नहीं लिखना कि मार्केटिंग कॉस्ट मैंने एग्जाम्पशन में तो लिखी हुई है, आगे बैलेंस शीट में या एनालिसिस में अगर मुझे ज़रूरत पड़ रही है तो मैं ऊपर टैब में दोबारा लिख के उसको यूज़ करवा रहा हूँ। ऐसे नहीं करना, हमेशा एग्जाम्पशन से जाके दोबारा उठा के वहाँ से लेके आनी लिंक लगा के, ताकि कल अगर यूज़र मार्केटिंग कॉस्ट को चेंज करता है तो ऑटो में सारी चेंज हो जाए। रोज़ को हाइड वगैरह नहीं करना, इससे आपको कैलकुलेशन इतनी कम्प्लेक्स हो जाती है, लास्ट में आके शीट्स इतनी हो जाती हैं, माइंड स्टक हुआ होता है, आपको नहीं समझ आती कि किधर जाना है, मसला किधर आ रहा है। ये कुछ हाइड नहीं करना, जो भी चीज़ है फार्मूला के अंदर आए। अगर 3 सेल्स को प्लस किया हुआ है वो सामने हो, ऐसे ना हो कि वो प्लस तो 3 हो रही हैं लेकिन चौथी हाइड है और उसमें कोई वैल्यू रह गई है। तो इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करना है और इसको सिंपल रखना है। यहाँ पे ऑटोमेशन से अवॉइड करने से मुराद है कि वो जो मैक्रोज और वीबीएस वगैरह यूज़ करते हैं वो नहीं यूज़ करने, कम्प्लेक्स फार्मूलाज यूज़ नहीं करने, सिंपल रखना है। ऑटोमेशन वो वाली रखनी है जो लिंक वाली होती है। ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाई थी कि मैं सिर्फ प्राइस चेंज कर रहा हूँ, ये सारा टेबल आपको चेंज होता नज़र आ रहा है ग्राफ्स के साथ, और बाकियों में देखिए आप फार्मूला लगे हैं, सिंपल सिंपल फार्मूलाज लगे हैं ब्रैकेट लगा के प्लस माइनस के। कहीं जगहों पे ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं। अब ये फार्मूला देखें, ये थोड़ा बड़ा करना पड़ा है लेकिन इसमें कम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है, ये वहाँ से चीज़ों को खुद मैच कर रहा है। मतलब मैंने एजम्पशन में कपल ट्रिप कितने होंगे वहाँ पे वो परसेंटेज लिखी हुई है, ये कपल ट्रिप की यहाँ पे परसेंटेजेस लिखी हुई है। तो वो रेवेन्यू में बस ये मुझे ये है कि मैं एक दफ़ा फार्मूला लिख कर उसको ड्रैग कर देता हूँ नीचे भी और साइड को भी, ऐसे भी और ऐसे भी, इस पहले वाले सेल में लिख के वो यहाँ से खुद मैच करता है कि बेस पैकेज है। ये फार्मूला यहाँ पे देखता है कि सामने मेरे बेस पैकेज लिखा है, उस बेस पैकेज को मैं एजम्पशन में चेक करता है कि ये पूरे टेबल में यहाँ लिखा है और उसकी 2027 में परसेंटेज कितनी होगी, 28 में कितनी होगी, उसकी प्राइस कितनी होगी। सिर्फ इस हद तक ऑटोमेशन रखनी है ताकि आपको बार बार फार्मूलाज ना लगाना पड़ेंगे, इस सेल में अलग लगा रहे हैं, इसमें अलग लगा रहे हैं। तो ये इस तरह की ऑटोमेशन करनी है, मैक्रोज वगैरह वो चीज़ें नहीं रखनी, इसको जितना सिंपल रखना है। ये कुछ शॉर्टकट हैं, ये आप देख लीजिएगा। इसके अलावा आपको डिफरेंट चीज़ें इंटरनेट से मिल जाएंगी। आजकल तो मॉडल है, आपके मोबाइल में ऐप्स हैं, आपको बुक भी रखने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ौरन उससे पूछ लेते हैं। मतलब आप 150 लाइंस के फार्मूलाज हैं, वो चैट जीपीटी वगैरह जो जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उससे लिखवा सकते हैं। तो ये लेकिन ये जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं शॉर्टकट वो यही है। आपको F2 करना पड़ता है बार बार देखने के लिए कि ये सेल का लिंक कहाँ कहाँ से आ रहा है, कंट्रोल ब्रैकेट करना पड़ता है कि ये कहाँ से आ रहा है, डायरेक्ट वहाँ जंप करने के लिए F5, उससे उसी से वापस आने के लिए अपनी डेस्टिनेशन पे जहाँ पे आप पहले थे। ये सारी चीज़ें बस ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। और लेकिन अब कुछ लोग ये कहते हैं कि आपने कोशिश करनी है कीबोर्ड को यूज़ करें, माउस को कम से कम यूज़ करें। लेकिन मेरी कुछ चीज़ों में प्रैक्टिस बनी हुई है कि मैं कीबोर्ड से ज़्यादा माउस से फास्ट उससे काम कर लेता हूँ, तो ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन कोशिश अगर आप कीबोर्ड पे आ जाएंगे तो थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हैं कि आपको हाथ उठा के माउस तक लेके नहीं जाना पड़ता। तो ये आपकी। और उसके अलावा जो फार्मूलाज में ये यूज़ होता है ना, डॉलर का साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है मॉडल बनाते में। ये दोनों तरफ अगर आपने लगा दिया उस रेफरेंस के तो वो सेल बिल्कुल लॉक हो गए। अजम्पशन में आपने एक जगह 30 दिन लिखे हैं कि मेरे रिसीवेबल 30 दिन होंगे, अब पूरी बैलेंस शीट है वो आपने अगले 10 साल की भी बनाई है, तो फार्मूला को जब ड्रैग करेंगे तो आपका 30 दिन उसी सेल से उठ के आ रहे हैं, ये इसको लॉक करना है। अब पहले अगर आपने लगा दिया है तो आपकी चीज़ें कॉलम कॉपी हो रहा है, कॉलम चेंज होता जा रहा है उसका मतलब एक ही नहीं, हाँ रो नहीं चेंज हो रही। तो इसी तरह आपने पहले लगा दिया तो आपकी रो चेंज होगी। तो ये डॉलर को कहाँ लगाना है ये आपको मैटर करता है। आपने फार्मूला को जब ड्रैग करना है ना, अगर 30 दिन लिखा है तो वो तो मैंने एक ही जगह से 30 दिन हर जगह लेके जाने हैं, तो वो मैं दोनों $2 के साइन लगाऊंगा। अगर मुझे 30 दिन है, अगले साल ये मेरे 25 हो जाएंगे, अगले साल 20 हो जाएंगे, तो मुझे इस तरह से चेंज करवाना है फार्मूला। लेकिन जब मैं नीचे नीचे भी पेस्ट करूँ उस सेल से तो कॉलम ही चेंज हो, रो चेंज ना हो, तो आपको डॉलर इधर लगाना है।
इस चीज़ की आपने प्रैक्टिस करके भी देख लेनी है। मैंने यूज़ केस भी लिख दिया कि ये किस तरह काम करता है। अभी जब हम एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे इसमें करके भी देख लेंगे। अब ये सोर्स ऑफ डाटा आपका कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, ये आपसे डिस्कशन भी डिफरेंट कर ली हैं। काफ़ी ज़्यादा साइट्स भी हैं। अब आप अगर आप किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को भी अगर दे देते हैं कोई कमांड, अपनी प्रॉम्प्ट लिख देते हैं, तो वो आपको लिंक भी ढूंढ के दे देता है। लेकिन मोस्टली आपको ट्रेड व्यू वगैरह से, स्टॉक एक्सचेंज सबसे पहले है, यूएसए की कंपनीज का डाटा इजीली आपको मिल जाता है और सही मिल जाता है। उस इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी डिफरेंट जगहों से। कंपेटिटर के बेंचमार्क आप ले सकते हैं, एनालिसिस। अब अच्छा, आप एक मॉडल बना रहे हैं और आप उसकी रीजनेबलनेस चेक करना चाह रहे हैं, तो आप इंडस्ट्री की एवरेजेस लेके उसके साथ कंपेयर कर लें कि मैंने जो एक्सपेंस यूम किया है इतना है भी है कि नहीं। फिर आप फाउंडर से भी उसकी बेस में डिस्कस कर सकते हैं कि आपने तो मुझे एडमिन में इतने % लिखवा दिया, हमारा 25% एडमिन में लग रहा है, लेकिन इंडस्ट्री में तो लोगों को लगाना ही नहीं पड़ रहा ये काम करने के लिए। एडमिन में तो वो 15-16% रेवेन्यू का लगा रहे हैं। शायद वो आपको कोई लॉजिक दे दे कि इस वजह से शायद ज़्यादा, या आपकी बात मान जाए, उसको दोबारा देख लें। तो ये आपको अपना मॉडल कंपेयर करने से ये चीज़ें पता चल जाती हैं कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, आपके कंपेटिटर पे क्या चल रहा है। ये वो रेशियोज़ की जो मैं आपको बात कर रहा था कि किस इंडस्ट्री में कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब रिटेल्स वगैरह में तो सेल्स पर स्टोर, नंबर ऑफ स्टोर कितने बन गए हैं, कॉस्ट पर प्रोडक्ट कितनी चल रही है। इसी तरह होटल्स में जो सबसे ज़्यादा चलता है वो ऑक्यूपेंसी का चलता है कि किस मंथ में ऑक्यूपेंसी रेट कितनी होगी। अब होटल का ये मैं आपको एक मॉडल दिखाता हूँ जिससे आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। चलिए, अभी हम सेशन में हैं तो ये आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। अब सैस वाले को डिस्कस कर लेंगे। ऑक्यूपेंसी में आप ज़ुबानी आपको बता देता हूँ। मतलब आपके होटल ऐसी जगह पे है जहाँ पे सीजनल चलता है, तो आप जब मॉडल बना रहे होंगे तो आप मंथली भी उसको प्रोजेक्ट करेंगे कि मेरे समर में ऑक्यूपेंसी रेट इतना होता है, विंटर में इतना होता है, तो वही इनपुट फिर आप आगे यूज़ करवा रहे हैं। समर का ऑक्यूपेंसी रेट अलग कर देंगे, विंटर का अलग कर देंगे, वो होटल्स की बेस पे है कि वो किस लोकेशन पे है। तो ये चीज़ इस पे ज़्यादा चलती है। फूड एंड बेवरेजेस पे आ जाएँ तो ये तो सिंपल ही है। इसमें एवरेज प्राइसेस किस तरह से चल रही है, मेरे यूनिट कितने ज़्यादा सोल्ड हो रहे हैं, इस तरह से चलता है। फार्मास्यूटिकल का वो देख लें आप, नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने आ रहे हैं, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना लगा रहे हैं। सैस में एक्टिव यूज़र है तो चर्न रेट इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दूसरी सर्विसेज रेट में भी चर्न रेट होता है कि आपके पास जो कस्टमर आए हैं वो आपके साथ रहेंगे कितनी देर, वो छोड़ के कितनी चले जाएंगे, ये आपको डिफाइन करना पड़ता है। इसमें आपके ऑर्गेनिक कस्टमर जो आएंगे उसका के फैक्टर एक होता है, वो आपको निकालना पड़ता है ऑर्गेनिक कस्टमर्स के लिए। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग में आप, मैंने जैसे शुरू में एग्जांपल दी थी, जूतों की फैक्ट्री बनाने के लिए आप कैपेसिटी की यूटिलाइजेशंस को देखते हैं, मटेरियल की कॉस्टिंग को देखते हैं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में। तो आप किसी भी इंडस्ट्री का जब मॉडल शुरू कर रहे हो तो आपके जहन में वो जो पर्पज़ है वो स्ट्रॉन्ग बनाना है उसको। ये मेरे फाउंडर ने इन्वेस्टर को दिखाना है और ये इस तरह का इन्वेस्टर है और ये इस तरह की चीज़ों से अट्रैक्टिव होता है, तो कोशिश करनी है मॉडल उस रीज़नेबल हद तक चला जाए। और वो जो मेरे क्लाइंट का या मेरे फाउंडर का जो इंडस्ट्री है वो होटल वाली है, तो इसमें मैंने ऑक्यूपेंसी अच्छी तरह डिस्कस करनी है अपने फाउंडर से, या वहाँ पे जो होटल पहले से काम कर रहे हैं आप उधर भी चेक कर सकते हैं कि किस मंथ में ऑक्यूपेंसी रेट कितना रहता है और किस तरह के रूम में किस तरह रहता है। अगर आप डिटेल में जाना शुरू कर दो तो रूम वाइज भी आ जाता है। सर्विसेज कोई ले रहा है कि नहीं ले रहा वो असम्पशन में लिख रहे हैं आप साथ में। अब ये फाइनेंशियल मॉडलिंग आज की यहाँ तक है, इसकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करवा देते हैं। आपको एक क्लियर हो गया ना विजन। एक्सेल की स्किल्स है वो तो आप सीख लेंगे, आपको आती भी है और उसमें चीज़ें भी बनाना शुरू कर देंगे। असल चीज़ थी कि ये चीज़ें क्लियर करना कि इसका बैकग्राउंड क्या है फाइनेंशियल मॉडल का। अब ये मैं आपको एक दिखाता हूँ जो अभी मैंने रिसेंटली शुरू की है। इससे पहले अगर हम एक स्लाइड डिस्कस कर लें हम अपनी फॉर्मेटिंग वाली, ये एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं बिजनेस प्लान में, और पिच डेक में यही चीज़ें हमारी चलती रहेंगी आगे तक, सब में ये कॉमन है।
आपने पूरी शीट्स में कंसिस्टेंट रहना है। मतलब आपने अपनी हेडिंग को अगर कोई फ़ॉन्ट साइज़ दे दी है, सारी शीट्स में हेडिंग में फ़ॉन्ट साइज़ वही रहेगा। अगर पूरी शीट में आप एक फ़ॉन्ट साइज़ और एक फ़ॉन्ट का जो टेम्पलेट है वो यूज़ कर रहे हो, तो पूरी शीट में उसको रखना है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ गारामाउंट इसमें, लेकिन मैं जब भी कोई नई नई शीट डालता हूँ तो ये मुझे बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला देता है। इस चीज़ से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं फ़ाइल में जाता हूँ, आपने ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे जर्नल में रहना है। ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट, इसको मैं यहाँ पे गारामाउंट कर दूंगा, फ़ॉन्ट साइज़ अभी से बता दूंगा। जब भी मैं कोई नई शीट ओपन करूंगा, मुझे वर्किंग करते हुए बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। मतलब मैंने जब काम करना शुरू किया था तो मैं ऐसे ही करता था। जब शीट पूरी बनाई, उसको सिलेक्ट ऑल करके किया, ये किया, नई शीट ऐड की, तो मैं कुछ एरिया सेलेक्ट करके उसका फ़ॉन्ट तो चेंज कर दिया, फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर दिया। उसको लिखना हूँ, उससे अगले सेल में जब जाता हूँ वहाँ पे तो दूसरा फ़ॉन्ट है, बार बार उसको चेंज कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको इस चीज़ से बचाएगी। तो इधर ये यूज कर लेना हर टाइम में ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि हर टाइम ऑटोमेटिकली ये जो मैंने आपको एक टिप बताया है, ये मैं आपको ये आइडिया दे रहा हूँ कि आपने चीज़ें किस तरह लेके चलनी है। मॉडल शुरू करने से पहले एक्सेल की इस तरह से बहुत सी टिप्स हैं, वो आपने कहीं से भी ले लेनी है। यूट्यूब पे बेशुमार पड़ी हुई हैं चीज़ें, वहाँ से देखनी है। ये मैं एक आपको बता दूँ, वैल्यूएशन स्कूल के नाम से उसका कोर्स आप सब लें, वो स्टार्ट ही एक्सेल की स्किल से करता है, साथ साथ समझाना शुरू करता है मॉडलिंग में क्या आता है, ये क्या है। तो वो आपको सेटअप एक सिखाता है, उसमें सारे आपको वो टिप्स देगा। मैंने आपको एक दिया आइडिया के लिए, स्टार्ट करने से पहले फॉर्मेटिंग आपने पहले से ही बना लेनी है, बाद में काम करते हुए उसमें नहीं खपना कि ये इसको इस तरह कर लूँ, इसको बाद में इस तरह कर लूँ। ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि फ़ॉन्ट साइज़ को कंसिस्टेंट कैसे रखना है ऑटोली पूरी एक्सेल की शीट में। आपने कोई कलर डिसाइड कर लेना है, जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो उस कंपनी का आपको लोगो मिल जाएगा, उसमें 1 2 3 कलर होंगे। उस कलर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ऑनलाइन किसी भी तरीके से। आप पावर पॉइंट अपना खोलते हो, अब पावर पॉइंट में आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी, और ये कैनवा से भी हो जाता है। कैनवा एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है हमारा। ये देख रहे हैं आई ड्रॉपर, इसको मैंने लिया, मैं इसके अंदर लेके आ रहा हूँ, इसने मुझे कलर चूज़ कर दिया है, और ये कलर आपको दोबारा यहाँ से मिलेगा, ये मिल गया। अब इस कलर का कोड होता है कोई ना कोई, अब मोर कलर में जाओगे, ये कोड लिखा हुआ है, ये इस कलर का यूनिक कोड है। इस कोड को अब मैं एक्सेल में आया हूँ, एक्सेल में ये आई ड्रॉप वाली ऑप्शन नहीं है, मैंने लोगो यहाँ पे रख के यहाँ पे इसके 2 3 कलर जो लोगो के अच्छे अच्छे थे वो एक्सट्रैक्ट कर लिए। अब मैं एक्सेल में आया हूँ, मैंने यहाँ पे ये कलर लिखना है, यहाँ पे देखा आई ड्रॉप का ऑप्शन नहीं है, तो मैंने यहाँ मोर कलर में गया, कस्टम में गया, तो वो मेरे से कोड पूछ रहा है। यहाँ से तो मैं नहीं बना सकता ना सेम कलर इस तरह करके, तो मैं दोबारा इधर आता हूँ, यहाँ पे मोर कलर में जाके यहाँ से इसका कोड कॉपी करूँगा और एक्सेल में इसको ये कोड दे दूँगा। देखिए मुझे उसने सेम कलर बना दिया। इस तरह से आपने कलर एक्सट्रैक्ट कर लेना, जैसे मैंने इस लोगो से निकाला, इसने मुझे अपने 2 3 लोगो और भी दिए थे, उससे मैंने अच्छे अच्छे ये सारे उठा लिए। अब मेरी पूरी शीट में यही कलर यूज़ होंगे, ये नहीं है कि पहले में पीला यूज़ कर लिया, नीला यूज़ कर लिया, अगले में हम वाइट एंड ब्लैक कर रहे हैं। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है, ये कंसिस्टेंट रहेगी। ये देख लें, मैं हमेशा हेडिंग को ब्लू से दे रहा हूँ, ब्लू से मिल रही है, उसकी सब हेडिंग को ये कलर मिल रहा है, उसके अंदर भी अगर कोई सब कैटेगरी आ रही है मैंने उसको एक कलर डिफाइन कर दिया होगा। ठीक है, ये चीज़ इसलिए मैटर करती है, आप एक कलर स्कीम चूज़ कर लेते हो, फ़ॉन्ट साइज यूज़ कर लेते हो, ये सारी सेटिंग स्टार्ट में ही कर लेते हो और उसको आगे बढ़ाना शुरू कर देते हो। और जैसे मैंने अपने ये नाम को शॉर्ट फॉर्म रखा हुआ है, इसको 3 कलर दिए हुए हैं, हमेशा मैं अपनी प्रेजेंटेशंस में यही यूज़ कर रहा होता हूँ आगे तक।
वो आपको कंसिस्टेंसी भी नज़र आएगी प्रेजेंटेशन में। देखें मेरे ग्राफिक्स में भी वही चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब ये क्योंकि टैग हम प्लेटफॉर्म पे दे रहा हूँ तो ये मजबूरी है, उसको अपने रंग में तो नहीं लेके जा सकता। तो ये आपको एक कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है। ये मैं प्रेजेंटेशन बना के भी इसी लाया हूँ, आपको अभी आगे पिच डेक सिखानी है तो उसमें आपको ये आइडिया हो रहा है कि चीज़ को प्रेजेंट करने में किस तरह से फील हो रहा होता है चीज़। अच्छा, आगे हमारा बिजनेस प्लान शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मॉडल शुरू कर कैसे करते हैं। ये मॉडल रिसेंटली मैंने शुरू किया हुआ है, ये मैंने उसका कवर पेज बनाया। ये अच्छा, क्लाइंट को मैंने नहीं तंग किया, ये मैं उसकी वेबसाइट पे गया हूँ, उसका इंस्टाग्राम का पेज ढूंढ लिया, लिंक्डइन का पेज ढूंढ लिया, अगर वहाँ से नहीं मिल रहा तो उससे लोगों खुद मांग लिया। ये मैंने उसकी वेबसाइट से चीज़ें निकाल ली, उसकी कुछ चीज़ें लिख दी वैसे ही उसने अगर किसी को दिखाना भी है तो थोड़ा सा इम्पैक्ट आ जाए, उसका बिजनेस है गया, वो लोगों को पता चल जाए। जो भी शीट बना रहा हूँ उसका नाम इधर लिख के मैं लिंक लगा रहा हूँ। अब मुझे की जंक्शन में जाना है, हो सकता है ये 60वें नंबर पे जाके पड़ी हुई पूरी वर्कबुक में, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट की जंक्शन पे जा रहा हूँ ऐसे। ठीक है, अब मुझे इसने इन्वेस्टमेंट बताई थी कि मेरे पास $35,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। अब मैंने कहा जी आप इसको कैसे लगाओगे? अब उसने आगे से मुझे कहा मुझे नहीं आइडिया, मुझे नहीं समझ आ रही इस 35,000 को मैंने टूरिज्म बिजनेस में कैसे लगाना है। तो इसमें मैंने डिफरेंट एनालिसिस करके, इंडस्ट्री की चीज़ों को देख के, मार्केटिंग पे कितना लगा रहे हैं, उन चीज़ों को डिफाइन करके यहाँ पे बजट को एलोकेट कर दिया। देखें, अदर सेल्स एंड मार्केटिंग 10,000 रुपये दे दिया इसको पर। अब वो उस बजट को मैं बढ़ा रहा हूँ। ये 10,000 बजट ना उसके लिए अभी नॉर्मल था, अभी उसने काम ही नहीं शुरू किया, अभी ये उसके साथ डिस्कस करना है। ये मैंने लिख भी दिया कि ये बजट हर साल में बढ़ाएगा कितना, अगर ये सेम रहेगा तो इसकी बेस पे मैं कस्टमर कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मेरे कस्टमर सेम आते जाएंगे, तो वो तो मेरी ग्रोथ नहीं नज़र आ रही इनकम स्टेटमेंट में। तो आप जब सोशल मीडिया पे लगा रहे हो, दो चीज़ें होती हैं, या तो मार्केट आपके जो पास जो लीड्स आ रही हैं वो आपकी मार्केटिंग टीम आस्ता आस्ता एफिशिएंट हो रही है, ज़्यादा वो लीड्स ज़्यादा लेके आ रही हैं उसी बजट में, फिर भी आपके कस्टमर बढ़ रहे हैं, या आप बजट बढ़ा रहे हैं। ये दो ही चीज़ें होती हैं। फिलहाल तो उसके पास कोई टीम नहीं है तो हम बजट ही बढ़ा रहे हैं। जैसे आपने मेंशन किया कि उसने आपसे कहा कि मुझे नहीं पता मैंने कैसे एक्सपेंस करना है। तो एक बंदा आपके पास आ रहा है कि मेरे पास ये 35,000 की इन्वेस्टमेंट है, तुम बताओ मैंने कहाँ लगानी है, क्या ये भी इसी में है? हाँ, वो आपको एग्जांपल दी नहीं, जब आप आए थे तभी तो एग्जांपल दे रहा था। एक बंदा आगे कहता है 16 लाख है मेरे पास, मैंने जूतों का बिजनेस शुरू करना है, बताओ मैं किस लेवल पे जा सकता हूँ। मैं देखूंगा ना जूतों का बिजनेस करने के लिए मशीन कौन सी आती है, खर्चे कौन से होते हैं, कस्टमर कैसे आते हैं। अब मैं उसमें फिर रीजनेबल हद तक चीज़ों को कर दूंगा। अब मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, उसकी पेयर वाली कोई कंपनी पकड़ लूँ, उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट देख लूँ, उस इन्वेस्टमेंट का ब्रेकअप निकाल लूँ। हो सकता है उसके टोटल इन्वेस्टमेंट का 50% उठ के फिक्स एसेट में पड़ा हो, तो मैं इसमें भी इसके 50% इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट में डाल दूँ। वो वर्किंग कैपिटल कितना रखने हैं वो इजीली निकल आता है डाटा से, कि इंडस्ट्री में वर्किंग कैपिटल वो कितना निकाल रहे हैं। मैं उस इन्वेस्टमेंट से वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करके वो अलग कर लूँ, थोड़ा सा कैश का रिजर्व रख दूँ और एक दफ़ा मॉडल बनाना शुरू कर दूँ। अब इसमें उसने मैंने स्पेसिफाई किया कि मैंने जूतों वाला बिजनेस करना है। अब इन सेंस कि हमें वो कुछ नहीं पता था कि मैंने क्या करना है क्या नहीं। अगर मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, तुम बताओ मुझे मार्केट से इस टाइम कौन सा बिजनेस अच्छा चला रहा है, मुझे उस बिजनेस में करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? जैसे आप मेरे पास है, ये अलग चीज़ है ना, ये अलग चीज़ है। आप उसके साथ बैठ के बिजनेस, आप बैठ के, कोई पूछना भी उससे ले रहा है ना कि ये तो अलग है, ठीक है, ये तो अलग है। आप आप एडवाइजरी में आ जाते हैं। एडवाइजरी में आ जाते हैं। आपका काम यही है कि आप डिफरेंट बिजनेसेस को बैठ के उसका इंडस्ट्री में इम्पैक्ट, ट्रेंड क्या चल रहा है वो निकाल रहे होते हैं, उसकी बेस पे बिजनेस कंसल्टेंसी दे रहे हैं। अब ये देख रहे हैं सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन, वो उसने मुझे बताया कि मेरे पास फिलहाल एक क्विक बुक मैंने खरीदा हुआ है और एक CRM मैंने लिया हुआ है जिसमें मेरे कस्टमर आते हैं, मैं डील करता हूँ। मेरा $500 है तकरीबन मंथ का, ज़्यादा नहीं है, इतना ही है। मेरी प्रोफेशनल फ़ीस इतनी को लग रही है, टैक्स वगैरह पर मंथ ये इतना कुछ आ रहा है, काउंटिंग वगैरह जो प्रोफेशनल को कर रहा हूँ इस तरह करके। अब पेमेंट की प्रोसेसिंग की फ़ी है,
अब उसने मुझे चैनल बता दिया कि मैं स्ट्राइप के थ्रू पेमेंट लेती हूँ, मैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट लेता हूँ, तो ये 3% रेट आपको वहाँ से उनसे मिल जाएगा, उनकी पॉलिसी से, कि वो क्या चार्ज करते हैं, तो ये आपका आना ही आना है। अब ये चीज़ आप स्किप करोगे, इसका ब्लेम फाउंडर को नहीं दे सकते। उसने आपको चैनल बता दिया कि मैं पेमेंट यहाँ से, अच्छा वो उसने मुझे ये भी नहीं बताया कि मैं पेमेंट कहाँ से ले, किस तरह, किस चैनल से रिसीव करते हैं, कैश में लेते हैं, वहाँ से लेते हैं, ये मैंने कुछ नहीं करना, क्योंकि वो ये एक्सपर्ट है लड़की अमेरिकन, एक्सपर्ट इस चीज़ में है कि ये इसकी ट्रैवलिंग बड़ी ज़्यादा है अफ्रीका में, ये मिस्र इजिप्ट वाली साइड पे इसका शौक है, इसको चीज़ों का पता है। आप इसको किसी ने मशवरा दिया या इसके जहन में आया होगा कि मैं ये काम ही शुरू कर लूँ, अब उसको ये समझ नहीं आ रही कि चीज़ें चलनी किस तरह से। तो ये चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि ये इसमें डाटा इकट्ठा करना ये सबसे मुश्किल होता है बनाना। उसने तो मुझे ये भी नहीं बताया था पेमेंट कहाँ से आएगा, तो ये तो अपने एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं ना कि ये फलाने मॉडल में ये चीज़ें आती हैं, इस इंडस्ट्री में ये चल रहा है। अब मैं जब एक्सपेंस का सोचने बैठा था तो ये पेमेंट प्रोसेसिंग फ़ी है, ये जहन में आई, उसी की बेस पे मेरे जहन में ये आया कि चैनल भी कुछ, जब उसने चैनल बताया उसकी बेस पे मैंने इंटरनेट से उसकी पॉलिसी से देखा 3% चार्ज करते हैं। तो ये चीज़ें आपने मिस नहीं होने देनी फाउंडर से। ऑफिस और मिसक्लीनियस वगैरह का उसका कोई ख़ास है नहीं है, तो ये 5% फिल वक्त एज्यूम किया हुआ है, उससे डिस्कस करना है। और जो हमारी ट्रैवलिंग वाली इंडस्ट्री है उसमें भी तकरीबन ये 5% ही लग रहा है, क्योंकि उसमें ऑफिस में तो इतना काम होता है, स्टाफ होता है वो बाहर होता है और एक मैनेजर अंदर जो बैठ के CRM वगैरह चला रहा होता है। तो इंडस्ट्री में ही चल रहा है। 2.7% इन्फ्लेशन ले लिया USA का ओवरऑल। HR रिलेटेड जो कॉस्ट है वो फिल वक्त मैंने लिखा है, उसने अब मुझे बताया कि ये वाले बंदे फ़िलहाल मेरे पास हैं, और मैंने वो लिख लिया है कि 25, 26, 27 में। उसने कहा अभी मेरा इंक्रीज़ करने का कोई इरादा नहीं, इसी से काम चलता रहेगा। उसकी सैलरीज भी उसने मुझे क्लियर कर दी। अगर वो ये ना करता तो मैंने उसको बताना था आपकी इंडस्ट्री में ये लोग हायर करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे आपको वो नहीं गाइड भी नज़र आ रहा होगा, आप ये क्वेश्चन कर सकते हो क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि वो ये वाला काम आउटसोर्स करती है, उसकी आउटसोर्सिंग की जो एक्सपेंस है वो हमने डालनी है। ये देखें ना, एजम्पशन बन रही है इसमें, मैं सिर्फ इनपुट लिख रहा हूँ, ये देख रहे हैं ऊपर कोई फार्मूला नहीं है। हाँ ये है, ये टेक होम प्रॉफिट है उसका 2400 रुपये और पर ट्रैवलर से लेती है और 500 रुपये उसको मिलता है। किस तरह से बाकी जो पैसे हैं वो जो आउटसोर्स उसने काम किया हुआ है ना, एक कंपनी है उसको किया हुआ है, वो उनकी होटलिंग वगैरह को भी देखती है। अच्छा इसमें रिस्क है, वो मैंने उसको बता रहा था कि जब आप किसी को आउटसोर्स करोगे जो आपकी क्वालिटी है वो आपके हाथ में नहीं है, वो उस बंदे के हाथ में है। तो ये चीज़ें साथ साथ डिस्कस हो रही हैं, इससे वो वैसे इम्पैक्ट ले रहा है, आपको अच्छा कंसल्टेंट समझ रहा है। अपनी कम्युनिकेशन पे भी ध्यान रखना ना हमने साथ साथ। अब वो कह रही थी मेरे पास सिर्फ बेस पैकेज है, लोग आते हैं 2400 रुपये देते हैं, मेरे पास 10-12 का ग्रुप बनता है तो मैं उनको आगे डेट दे देती हूँ किसी ट्रिप जा रही है। उनको उसको ये दो चीज़ें सजेस्ट की हैं कि आप कस्टमाइज ट्रिप भी बनाएं, कपल का ट्रिप भी लॉन्च करें। तो उसमें टेक होम प्रॉफिट नहीं था हमारे पास, वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है। ये इसलिए कैलकुलेशन करनी पड़ी है assumption में, क्योंकि ये चीज़ें अभी डिफाइन नहीं है ना उसके साथ, ये चीज़ तो उसको एग्जैक्टली पता है। अच्छा अब दूसरी तरफ अभी फिल वक्त वो चाह रही है कि मैं सिर्फ बेस पे चलूँ, कि लोग आएँ ग्रुप बने और ट्रिप पे चले जाएं, तो मैंने उसकी परसेंटेज भी डिफाइन कर दी है। अब बंदे कैसे आएंगे, वो मार्केटिंग से आएंगे, ये मैंने उसको बजट एलोकेट किया। क्लाइंट रेफरल से कितने आएंगे ये वैसे अज्यूम कर लिया उसने। सोशल मीडिया वेबसाइट बनाई हुई है, उस पर 10,000 के नंबर आएंगे और उसकी 10% की कन्वर्जन है कि 10,000 जब भी वो विजिट करते हैं ना 10,000 लोग, उसके 10% ही उसको मैसेज करते हैं। ये इंडस्ट्री से देखा कि ये कितने के परसेंट हो सकता है। तो ये भी हमारी आगे रेवेन्यू की कैलकुलेशन में कस्टमर निकालने के लिए यूज़ होगा, ये बजट भी। अब आप देखें, अच्छा 10,000 तो मेरे पास आ गया, अब मैं लगाऊँ कहाँ पे, कस्टमर कैसे हैं, ये हमने डिफाइन किया कि ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में लीड कॉस्ट कोई नहीं होती आपकी, लीड्स फ्रॉम वेबसाइट है आपकी। ये कन्वर्जन रेट मैं डिफाइन कर रहा हूँ लीड्स के, ये भी आपको ना इंडस्ट्री के मिल जाते हैं कि किस इंडस्ट्री में लीड्स की कन्वर्जन का रेट क्या है। जब भी आप सोशल मीडिया पे कोई ऐड लगाते हो तो आपके पास लीड्स आती हैं, बेसिकली 100 लीड्स आई हैं तो उसमें से 10% कन्वर्ट हो रही है।
डिफरेंट इंडस्ट्री की है ना, किसी में 3% है, किसी में 1% कन्वर्ट हो रही है, हर 100 में से एक बंदा कस्टमर बन रहा है। तो ये चीज़ें डिफाइन कर रहे हैं हम। जब इंक्वायरी से कोई लीड आती है तो वो इंक्वायरी में वो बातों में लगा के तो 15% को कन्वर्ट करवा लेते हैं। बुकिंग, ये सारी चीज़ें। अच्छा, सोशल मीडिया पे लीड कॉस्ट है एक, ये आपको मिल जाती है। इन्फ्लुएंसर मार्केट है, इसमें इसके पास फ्रीलांसर्स हायर होते हैं जो इनके साथ शायद टूर पे भी जाते हैं या खुद भी जाते हैं, और जो इसकी बिजनेस को बता रहे होते हैं कि ये देखिए ये किस किस तरह से सर्विसेज देते हैं, तो वो उस फ्रीलांसर को पे कर रहे होते हैं। तो वो फ्रीलांसर की कोई ना कोई कॉस्ट होती है, तो वो कितनी लीड्स लेके आता है उसकी कॉस्ट हमने अज्यूम की हुई है, उसका 8% हमारे पास कन्वर्ट होता है। ये सारी चीज़ें हम लिख रहे हैं यहाँ पे कस्टमर निकालने के लिए। और यहाँ पे ये परसेंटेजेस क्यों निकले हैं कि जब मैं टोटल कस्टमर निकालूंगा, मेरे पास टोटल कस्टमर 100 आए हैं, उसमें से ये कौन सा कस्टमर कौन सा पैकेज लेगा उसकी परसेंटेजेस डिफाइन की है हमने। फिलहाल वो 100% बेस पैकेज है, जो भी आता है वो जितने भी कस्टमर आएंगे वो 100% बेस पैकेज पे ही चलेंगे। तो ये मैं अजम्पशन सेट कर रहा हूँ, ये सबसे छोटा इजी सा है, लेकिन इसमें डाटा इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल था। ये देख लें, अजम्पशन में मैंने एक एक चीज़ डिफाइन कर दी है, इसमें कोई अप्रूवल्स वाला सीन नहीं है। हाँ, एडवांस आता है, कस्टमर एडवांस पे कर देते हैं, उसको डेफर रेवेन्यू हमने बनाना है, वो ध्यान रखना पड़ेगा, वो इसमें लिखा है। रिसीवेबल पेएबल वाला इसमें कोई कहानी नहीं है, इसलिए हमने लिखी नहीं है। अब इस अजम्पशन की बेस पे सबसे पहला काम है रेवेन्यू कैलकुलेट होगा। ये देख रहे हैं पर मंथ रेवेन्यू कैलकुलेट हो रहा है। अब रेवेन्यू कैलकुलेट करने से पहले मैं मार्केटिंग के जो स्पेंड है उसको निकालूंगा, वो मैंने अजम्पशन में लिखा हुआ है, आप देख लें, हर चीज़ अजम्पशन से लिंक होके आ रही है। मेरा फार्मूला ये देख रहा है कि सोशल मीडिया है बी कॉलम पे, और अजम्पशन में सोशल मीडिया को जो टोटल मार्केट का कितने % दिया होगा वो अजम्पशन में मैंने लिखा हुआ है, उसको सेल के रेफरेंस दिए हैं सारे, वो उसकी बेस पे उसका वो निकाल रहा है। अब उसने कहा था कि ये जो मार्केटिंग कॉस्ट है ये 26 से लगाना शुरू करेंगे, इसलिए फार्मूला में हमने बता दिया था कि 25, जब भी वो ये वाली डेट देखेगा 25 की कोई, तो वो फार्मूला काम नहीं करेगा, कोई रिजल्ट नहीं देगा, ज़ीरो वैल्यू देगा। तो फार्मूला यहाँ पे लगा के ये नीचे को भी ड्रैग किया हुआ है सिंपली, और उधर को भी ड्रैग किया। तो ये यहाँ पे मज़े का काम है फाइनेंशियल मॉडलिंग में, आपने एक सेल में अपना फार्मूला स्ट्रॉन्ग और एक्यूरेट बनाना है, उसके बाद बस ड्रैग एंड ड्रॉप रह गया। और इसमें डॉलर्स के साइन आप देख लें, वो मैटर कर रहे हैं ज़्यादा। ये देख रहे हैं B17 से पहले मैंने डॉलर लगाया है, इसको मैंने किसी और तरह से मूव करवाना। यहाँ पे मैंने दोनों डॉलर लगाए हैं, इसको मैंने फिक्स रखना हमेशा। तो ये बजट एलोकेट कर रहा हूँ मैं, जो मैंने मार्केटिंग चैनल अपने चूज़ किए हैं ना, कि मैंने इन चैनल के थ्रू मार्केटिंग करनी है, मैंने उनको बजट एलोकेट किया पर मंथ 10,000। उसके बाद मैंने लीड कन्वर्जन रेट अजम्पशन में लिखा था, आपको याद है, अजम्पशन लीड कन्वर्जन रेट लिखा था। अब मैं यहाँ पे सिंपल उसको इस वाले सोशल मीडिया से 5,000 रुपये जब मैं लगाऊंगा तो मेरे पास इतनी लीड्स आएंगी। ये सिंपल लीड कैलकुलेट कर रहा हूँ, सिंपल इस तरह कर रहे हैं, 2,000 डिवाइड बाय लीड पर कॉस्ट पर लीड, सिंपल ये कर रहा हूँ। अब फार्मूला लगाने का पर्पज सिर्फ उसको ऑटोमेट करना है, कि वो यहाँ से खुद ही देखे किस वाला चैनल है, और अजम्पशन में खुद ही देखे ये चैनल है, उसका लीड को ये फार्मूला बस ये कर रहा है। अब लीड की कन्वर्जन है, कन्वर्जन रेट में मैंने अजम्पशन शीट में डिफाइन किया था, आप लोगों ने देखा। अब ये जो लीड निकली है इसको सिंपली मैं इस कन्वर्जन रेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास लीड कन्वर्ट हो रही है सेल में, ये मेरे टोटल टूरिस्ट निकल रहे हैं। अब मेरे जो टोटल टूरिस्ट हैं उसको मैं एलोकेट कर रहा हूँ अपने पैकेजेस पे, जो मैंने पैकेजेस बनाए हुए हैं देने के लिए लोगों को ट्रिप के लिए। अब इसमें फिल वक्त एक ही पैकेज चल रहा है हमारे पास, फार्मूला देख रहा है, वो अजम्पशन शीट में जाके देख रहा है कि ये 35 जो आए हैं ट्रैवलर, ये कौन सा पैकेज लेंगे। ये हमने अजम्पशन में लिखा है कि अगर मेरे पास इस महीने में 35 टोटल ट्रैवलर आएंगे तो 10% ये वाला पैकेज लेंगे, 20% ये वाला लेंगे। फार्मूला सिंपल ये कर रहा है, अजम्पशन शीट में जाके देख रहे हैं। अब इन दोनों का 0-0 इसलिए आ रहा है कि अजम्पशन शीट में हमने इनका 0% लिखा हुआ है, इसको 100% लिखा हुआ है, इसलिए सारे के सारे यही हैं। अब मैंने ये मॉडल बना के इसको दे दिया है।
अब फ्यूचर में वो यहाँ पे 90 कर दे, यहाँ पे 10 कर दे। अब मुझे टेंशन नहीं है कि मैं रेवेन्यू दोबारा कैलकुलेट करूँ। ये देखें, की बात समझ आ रही? ये परसेंटेज चेंज करने से इसके साथ ये वाला भी, इस रेवेन्यू को समझाने के लिए ये वाला देखिए, ये सैस बेस था, इसमें भी सेम मॉडल यूज हुआ है कस्टमर लाने के लिए। मार्केटिंग कॉस्ट के थ्रू हम कस्टमर लेके आ रहे हैं। ये मेरी अजम्पशन है। ये इसके 3 टैब हैं, 3 तरह के कस्टमर हैं, स्टार्टर है, ग्रोथ है, प्रो और मैक्स है। हम्म? ये रेवेन्यू की कैलकुलेशन है। नंबर ऑफ कस्टमर की कैलकुलेशन मैंने की है, किस तरह से होगी, ऑर्गेनिक से किस तरह आएंगे। टोटल कस्टमर मेरे जुलाई 2025 में 18 आएंगे और ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 3 इसमें, 5 इसमें, 2 इसमें। ठीक है। अब मैं एजम्पशन में, ये हमारे पास 30% है, इसको मैं सिंपली करता हूँ 40% और इसको भी 40 कर देता हूँ। ये देखिए, पहले यहाँ पे 3 थे, 4 हो गए। ये पूरी शीट में ऐसे खुद ही चेंज हो गए और इसी की बेस पे ये रेवेन्यू कैलकुलेट हो रहा है। यही रेवेन्यू यहाँ पे सम हो रहा है पर मंथ का और यही रेवेन्यू हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है। यही रेवेन्यू हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस में आ रहा है और हमारा ये ऑटो में चेंज हो रहा है, ग्राफ ऑटो में चेंज हो रहा है। यही एनपीवी की कैलकुलेशन में आ रहा है रेवेन्यू यहाँ से। ये इस तरह से लिंक करना सारी चीज़ों को। अब यहाँ पे मैं 0 करता हूँ और इसको 80 करता हूँ। अब रेवेन्यू की कैलकुलेशन में आते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट एक्वायर्ड कस्टमर, ये देखो मेरा ये 0 हो गया स्टार्टर, उधर 0 करने से। अब ये इसमें मसला आता है फ्रैक्शन का फिर, कि 8.7 तो कोई कस्टमर नहीं होता। तो आपको हर फार्मूला जो आपने बना लिया उससे पहले आपको राउंड ऑफ कर लगा देना है। ठीक है, राउंड ऑफ का फार्मूला यूज़ करना है। ये फार्मूलाज मैंने आपको बताया था, अगले सेशंस में आपको साथ साथ चीज़ें देता रहूँगा कि कौन से फार्मूलाज यूज़ करने हैं, एरर के चेक्स कहाँ लगाने, कहाँ नहीं लगाने। ये एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इसकी, चीज़ें किस तरह चल रही हैं, अजम्पशन सेट किस तरह की है। अब ये देखें, ये थोड़ी कम्प्लेक्स अजम्पशन थी इसकी। इसने फ़ी पर मंथ डिफाइन करवाई है मेरे से, एनुअल इंक्रीज फ़ी अभी नहीं करवा रहे वो। 2 तरह के टायर हैं। अब एक देखें, ये अगस्त 2025 तक मैक्स ने नहीं आना, सितंबर 2025 से मैक्स ने आना है। अब रेवेन्यू की कैलकुलेशन में फार्मूला ये भी देख रहा है कि मैक्स को मैंने कब इंक्लूड करना शुरू करना है। ये कम्प्लेक्स हो रहा है थोड़ा जाके। के फैक्टर है, मैंने आपको एक बताया था, ऑर्गेनिक कस्टमर को कैलकुलेट करने के लिए सैस बेस में यूज़ होता है कि आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो जाके दूसरों को बताते हैं या आपके पास दोबारा स्टे करते हैं, तो वो सिंपल उसको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। इस फैक्टर से आपके पास ऑर्गेनिक कस्टमर आ रहे होते हैं। एक्टिव, ये उसका हिस्टोरिकल डाटा है सारा जो आगे यूज़ करवाया हमने। अब इसने मुझे स्केल दिया एक, कि मेरा जो सिस्टम है इसमें बेसिकली, इसके सिस्टम में लोग आके ना वोट करते थे प्रोडक्ट को। एक प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले लोग इसकी वेबसाइट पे अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते थे। जो दूसरी पब्लिक थी जिसके पास ही एक्सेस जाती थी, वो उस प्रोडक्ट को देख के वोट करते थे कि ये इस प्रोडक्ट की वाकई अच्छा है, ज़रूरत है कि नहीं। वो लॉन्च करने से पहले ही लोग डिसीजन ले लेते थे कि इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है कि नहीं। ये इसका बेसिकली ये स्टार्टअप है इसका, ये इसकी एक प्लान था कि मैंने इस तरह का सिस्टम बनाना है। उसने मुझे बताया मेरा एग्जिस्टिंग सिस्टम है जो, वो 10,000 ड्रॉप्स पर मंथ को हैंडल कर सकता है। उसकी कैपेसिटी इतनी है सॉफ्टवेयर की। और 2025 के बाद ये 1 लाख पे चली जाएगी कैपेसिटी। अब रेवेन्यू की कैलकुलेशन में मेरा फार्मूला ये भी देख रहा है कि कस्टमर, नंबर ऑफ कस्टमर जब भी 10,000 पे पहुंचेंगे, ये उससे ऊपर जितने भी कस्टमर आते रहे मार्केटिंग से, ये उसको नहीं लेगा, ये उसको फिक्स कर देगा।
10,000 में। अब इससे पहले इसने जो मॉडल बनवाया था उसमें उसने 1,000 दिया था। ये वैल्यू जो थी वो थोड़ी थी और हमारी रेवेन्यू की कैलकुलेशन में ये लिमिट आ भी गई थी और फार्मूला ने काम भी किया था। अब इस वाली कैलकुलेशन में मेरे पास वो नहीं है, इसमें वो 10,000 से कम ही रहे हैं कस्टमर। अभी कस्टमर कितने वोट दे सकता है, पर ड्रॉप कितने वोट आते हैं स्टार्टर में, ये सारी कैपेसिटी बता रहा है वो अपने सॉफ्टवेयर की, जो मैं रेवेन्यू की कैलकुलेशन में यूज़ करा रहा हूँ। अब कस्टमर की रिटेंशन वो बता रहा है कि स्टार्टर में कोई बंदा इसके साथ आके इंगेज होता है तो वो 6 महीने तक उसके साथ रहता है। ये मैं रेवेन्यू की कैलकुलेशन में जाके उसको बता रहा हूँ। ये देखिए कस्टमर की रिटेंशन और ये उसका ये देखिए, ये 2 कस्टमर थे जो हमारे पास 6 माह पहले आए थे, देख रहे हैं? ये 2 कस्टमर 6 माह का जब उनका पैकेज पूरा हुआ दोबारा रिटेन हो रहे हैं इसके साथ आके। ये मेरे जो टोटल कस्टमर मार्केटिंग से मैंने निकाले हैं ना इस मंथ के, ये उसमें जाके ऐड हो रहे हैं फिर टोटल कस्टमर में, ठीक है। ये इस मंथ में मेरे जो कस्टमर थे 50 थे जो नए आए थे। ये जो पुराने वाले रिटेन होंगे ये 2 हैं, ये 50 और 2 इस मंथ में मेरे पास टोटल 52 कस्टमर बनेंगे। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट था पेइंग कस्टमर का, जब भी इसके पास जो कस्टमर आता है वो 3 महीने 1 महीने तक फ्री चलता है और नेक्स्ट मंथ से पे करना शुरू करता है। तो इसमें हमें ये देखिए ज़रा नंबर ऑफ पेइंग कस्टमर को अलग करना पड़ा कि इस मंथ में जो मेरे पास कस्टमर आए हैं वो इस मंथ पे करना शुरू नहीं करेंगे, अगले मंथ से पे करना शुरू करेंगे। अब मुझे रेवेन्यू की कैलकुलेशन में फार्मूले को ये भी बताना पड़ रहा है, तो ये रेवेन्यू की कैलकुलेशन काफ़ी कम्प्लेक्स है। तो इसलिए आपको मैं कह रहा था एजम्पशन शीट है और रेवेन्यू की कैलकुलेशन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेवेन्यू आपका ठीक कैलकुलेट हो गया तो इसी की बेस पे तो एक्सपेंसेस निकलने हैं। जब एक बंदा कुछ कमा रहा है ना तो वो कुछ लगा रहा है, इतना कमाने के लिए कितना लगाना पड़ेगा वो इजी है। अब वो कमा कितना पाएगा इसको निकालना थोड़ा ये इस कम्प्लेक्स भी हो सकता है और इजी भी हो सकता है। ये मैं आपको शीट दे दूंगा, आप इस पर प्रैक्टिस करोगे फिर आपको समझ आएगी अंदर चल क्या रहा है। मैं ओवरव्यू ही दे सकता हूँ इस वक्त में। अब देखें ना डायरेक्ट कॉस्ट है जो ये इसकी जितनी भी प्रोसेसिंग की फ़ी है वो स्ट्राइप के थ्रू आती है, वो 2.9% है इसकी चार्जेस। ये मेरा एक्सपेंस बनना है। इसने जो होस्टिंग ली हुई है वो मेरे पास था डाटा कि होस्टिंग का इतना पे करती है। सपोर्ट कॉस्ट जो अपने कस्टमर्स को देती है ये सिर्फ प्रो और मैक्स को सपोर्ट कॉस्ट दे रही है। और जब मैं एक्सपेंस की कैलकुलेशन करने जाता हूँ तो मैंने टोटल नंबर ऑफ कस्टमर पे अपनी सपोर्ट कॉस्ट नहीं कैलकुलेट करनी। मैंने इसमें ये ध्यान रखना है, ये रेवेन्यू की कैलकुलेशन में सिर्फ 2 लोग उठाने हैं, 2 तरह के पैकेज है जिनके पास, उनको सिर्फ सपोर्ट कॉस्ट मिलनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉस्ट है उसकी उस प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए वो ये है। अभी उसके पास जो बंदे काम कर रहे हैं वो ये हैं। ये 3 बंदे इसके पास 25 में नहीं थे, 26 से ही वो ऐड करेगी। ये मैं सारा कुछ लिख रहा हूँ अजम्पशन में। मार्केटिंग पे उसने किस किस चैनल पे पैसे लगाने हैं, ये एक्सीलरेटर पार्टनर है उसका, ये कॉन्फ्रेंसेस उसने करवानी है, इसने लिंक्डइन पे लगाना है, इसने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे नहीं लगाना। तो इसकी कस्टमर की एक्विजिशन की कॉस्ट हमने कैलकुलेट की है, वो 25 रुपये है। अगर 100 रुपये आप लिंक्डइन पे लगाते हो और 25 रुपये उसकी कॉस्ट है तो 4 कस्टमर आप रिक्वायर कर पाते हो। ये मॉडल में तो आप लिख रहे हो, लेकिन एक्चुअल में अगले साल जाके लिंक्डइन पे 100 लगाने से 4 कस्टमर हो सकता नहीं आ रहे। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इस एक्यूरेसी इस पे ध्यान नहीं देना मॉडल पे, आपको अपने लिंक्डइन के जो ऑपरेशंस है उस पे ध्यान देना पड़ेगा, उसको एफिशिएंट बनाना पड़ेगा कि आप इस टारगेट को मीट करें। इसी तरह डेवलपमेंट की कॉस्ट है, जो भी सॉफ्टवेयर पे डेवलपमेंट हो रही है उसने जाके इंटेंजिबल का पार्ट बनना है। अब ये ट्रैवल है, ये उसने बताया हम इतना करते हैं। एपीआईज और अदर सर्विसेज जो उसने जितनी भी एपीआईज ली हुई थी उसका मैंने उससे उसका एग्रीमेंट लिया और या उसने मुझे एपीआईज भेज दी कि मैं ये एपीआईज यूज़ कर रही हूँ। आप सिंपल एपीआईज की वेबसाइट पे जाओगे आपको वहाँ पे प्लान मिल जाएंगे कि पर मंथ वो इतना चार्ज कर रहे हैं। तो मैंने उसका लमसम रेवेन्यू का निकाला तो वो 5% बन रहा था, मैंने 5% लिख दिया। आप एपीआईज को सेपरेट भी लिख के उसकी कॉस्ट भी लिख सकते हो और बाद में उसको इनकम स्टेटमेंट में ले जाओगे।
अब मैंने यहाँ पे देखा था कि उसका रेवेन्यू का 5% ही बन रहा होता है, पीएस की जो कॉस्ट है। अब ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है, प्रोफेशनल एक्सपेंसेस हैं, टैक्सेशन 21% वो चल रही है, ये तो डिफाइंड होता है। 8,000 रुपया वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा रही है पर मंथ, ये बताया उसने। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस इंडस्ट्री में मिला है, ये मैंने साथ उसको रेफरेंस दिया है कि सैस बेस जितने भी मॉडल हैं वो अपनी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस पे 10% रेवेन्यू का लगा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। मैंने साथ बताया कि ये डाटा मैंने यहाँ से लिया है। ये भी चीज़ आपने इसमें ध्यान रखनी है। अब इसके पेएबल्स और रिसीवेबल्स हैं वो सिर्फ कॉरपोरेट कस्टमर्स के हद तक थे। तो जब मैं बैलेंस शीट में पेएबल्स और वो निकालूंगा, रिसीवेबल्स वगैरह, ये रिसीवेबल्स की कैलकुलेशन देखें, ये रेवेन्यू की कैलकुलेशन में मैं सिर्फ कॉरपोरेट कस्टमर्स वालों को ले रहा हूँ, उसका जो पूरे साल का रेवेन्यू है उसको 365 से जब आप डिवाइड करते हैं तो हमारा एक दिन का रेवेन्यू बन जाता है। और उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, एजम्पशन से लिंक लगाया मैंने रिसीवेबल के डेज के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास रिसीवेबल एक निकल आया। कुछ पैसे हमें 30 दिन बाद मिलते हैं, अगले महीने मिलते हैं, तो वो उस महीने की इनकम स्टेटमेंट में नहीं मिलेगा, नहीं आना चाहिए। ये इसमें आईएफआरएस के इतना वो ध्यान रखना है स्टैंडर्ड्स का। मतलब आपका जो दिसंबर का रेवेन्यू है वो आपको जनवरी में जाके, दिसंबर में शो करवा रही है। नहीं सॉरी, रेवेन्यू तो आपने डिस्क्लोज कर दिया, रिसीवेबल उसका बुक करना है ना। पैसे आपके पास नहीं आए, सॉरी, इसमें आपकी कैश फ्लो डिस्टर्ब हो रही है। रिसीवेबल जो दिसंबर का रेवेन्यू आपने बुक किया है उसके पैसे आपके पास नहीं आए, तो उसका आपने रिसीवेबल दिखाया 25 के एंड पे मॉडल में, आपका कैश फ्लो मसला आएगा। आपके पास कैश आना है जनवरी 2026 में, तो वो 2026 के कैश फ्लो में आना चाहिए। तो ये इसलिए ये चीज़ों का ध्यान रखना। और यही 30 दिन मैंने यहाँ लॉक किए हुए, पूरी बैलेंस शीट में यही इसी को यूज़ करवा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो मैं आपको बता रहा था। ये देखें वो सारे स्केड्यूल बने हुए हैं जो आपको बता रहा था, स्केड्यूल वगैरह बनाने हैं, चेंजेस इन इक्विटी वाला, ठीक है। अब ये इसी तरह एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंस में मैंने डिटेल में लिखा है एक एक चीज़ को। इसमें मैंने फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग भी की है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट आपकी चेंज हो रही है आपके रेवेन्यू के चेंज होने से, और फिक्स कॉस्ट आपकी फिक्स्ड ही रहनी है। वो किसी चीज़ किसी जगह पे जाके चेंज होगी जब आपको कोई नई चीज़ फिक्स वाली ऐड करनी पड़ेगी। तो ये इस चीज़ को आप जब सेपरेट करते हो तो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस और अच्छी बनती है। ये जो आपकी इंक्रीज है ना, ये सही नज़र आती है। अगर आप सिंपल परसेंटेजेस की बेस पे स्टेटमेंट को बनाओगे ना, तो आपको उसमें एक ये लाइन्स है ना जो स्ट्रेट मिले, शायद या तो स्ट्रेट मिलेंगी या ऐसे ऊपर को जाती हुई मिलेंगी कि एक आपका खर्चा है वो रेवेन्यू के साथ बढ़ी जा रहा है, लेकिन फिक्स वाला तो आपका फिक्स रहना है। तो ये चीज़ जब आप उसको सेपरेट कर लेते हो, आपका ब्रेक इवन एनालिसिस बनाने में भी आपका हेल्प करती है, ठीक है। ब्रेक इवन ऐसा रेवेन्यू है जहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस जीरो होना है, तो आप जब ब्रेक इवन बनाते हो तो जो आपका ब्रेक इवन निकलता है आप इधर आके पुट करके देखते भी हो कि जीरो आता है कि नहीं। ये 3 स्टेटमेंट बन गई है ना, जब उसके बाद ये वाली जो चीज़ें हैं ये सारी, ये देखें एचआर की शीट अलग बना देते हैं, हम एक्सपेंस की अलग बना देते हैं, और ये हमारा कैश फ्लो बन रहा है। यहाँ से कैश फ्लो का जो क्लोजिंग बैलेंस है 25 का, ये बैलेंस शीट में आ रहा है, ये दे रहा कैश फ्लो से आ रहा है। चले, मेरे ख्याल में इसमें टाइम काफ़ी हो रहा है, अगली चीज़ें थोड़ी सी हैं वो कवर करते हैं। ये देख रहे हैं, ये प्रेजेंटेशन ही है बस में। उसको ये था कि मैंने ट्रैवलर देखने हैं किस मंथ में कितने आ रहे हैं, किस पैकेज में आ रहे हैं, एडल्ट वाले कितना ले रहे हैं, तो ये इनकम स्टेटमेंट के साथ ही मैंने इसको दिखा दिया। ये प्रेजेंटेशन इसलिए मैटर करती है कि ओनर्स देखना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये प्रेजेंटेशन भी समझ आ गई किस तरह से इसको कंसिस्टेंट रखना है आप लोगों ने।
अच्छा, जो बिजनेस प्लान है वो सिंपल फाइनेंशियल मॉडलिंग का जो नैरेटिव्स है ना वो है, और कुछ भी नहीं है। आपने मार्केटिंग पे कॉस्ट लगाना है और चैनल मॉडल में लिखे होंगे इस चैनल पे इतने इतना लगा रहे हैं, इसी को इस पे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज शायद लिख रहे हैं, टीम किस तरह काम करेगी वो लिख रहे हैं। जो आपके पास इन्वेस्टर आ रहा है ना वो आपको समझना चाह रहा है कि आप लोग चलेंगे किस तरह। इसमें लीगल चीज़ें भी लिख सकते हैं, इसमें वो आप उसको देंगे क्या, इन्वेस्टर को ये अगर आएगा आप उससे मांगेंगे क्या, आप लगाएंगे कहाँ कहाँ, वो लास्ट में वो भी चीज़ें आ सकती हैं। ये बिजनेस प्लान सिंपल यही होता है। अब बिजनेस प्लान बनाते हुए ना इसमें भी आपको फाइनेंशियल मॉडल की तरह से पर्पस डिफाइन करना बड़ा ज़रूरी है। स्टार्टअप है, कोई पुरानी कंपनी है, आप कंपनी को बेचना चाह रहे हैं, कोई स्टैक बेचना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ सबसे पहले डिफाइन करनी है। उसकी बेस पे आप ये कंटेंट डिफाइन कर पाएंगे। कंपनी अगर बेच रहे हैं तो शायद प्रॉब्लम सोल्यूशन आपको ना देना पड़े, ये तो नई चीज़ों के लिए देना पड़ता है कि अब यूज़र को ये प्रॉब्लम आ रही है, हमने इसका ये सोल्यूशन लेके आए। ये स्टार्टअप है, ये जो मैंने आपके सामने रखा है, अब हमारा फोकस ज़्यादातर स्टार्टअप पे था तो इसलिए ये रखा है। इसमें मार्केटिंग एनालिसिस भी आप डालते हो, आपकी जो कंपेटिटर्स हैं उसका डाटा इकट्ठा करके डालते हो, जो आपको फाइनेंशियल मॉडल का पार्ट नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मैनेजमेंट कौन सी है, फाउंडर्स की डिटेल है सारी, ये सारी चीज़ें बिजनेस प्लान में आती हैं। ये इसका मैंने कंटेंट दे दिया। ये बिजनेस प्लान वर्सेस फाइनेंशियल मॉडल, ये आपको डिफरेंस बता रहा है कि फॉर्मेट उसका ये नैरेटिव में होता है, वो न्यूमेरिक में होता है, बस यही डिफरेंस है। कंटेंट में आप वाई हाउ वगैरह भी बता रहे होते हो, फाइनेंशियल मॉडल में सिर्फ ये बता रहे होते हो क्या है, रेवेन्यू क्या है। ये एग्जांपल ले लें, $10,000 है, इसमें क्यों है और कैसे है, ये आप इसमें उसको डिस्क्राइब कर रहे हो। इसमें आप स्टोरी टेलिंग की तरफ चले जाते हो, ये स्ट्रेटेजी जिस तरह मैंने आपको बताया उसको डिस्क्राइब कर रहे हो चीज़ों को, यहाँ पे उसी चीज़ की कैलकुलेशन कर रहे हो और सिनेरियोज बना रहे हो। अब ये सिनेरियोज हो सकता है इसमें आपने बनाया हो प्राइस बारिश की वजह से ये गिरेगी तो मेरा उधर तो काउंटिंग आ रही है सारी, नंबर्स में क्या फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ पे हो सकता है आप पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हो कि जो मैंने वर्स्ट केस लिखा है कि बारिश की केस में प्राइस इतनी हो जाएंगी, समर में इतनी हो जाएंगी, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यही हैं। उस पॉसिबिलिटीज़ को उसको चेंज करने के फैक्टर ये हो सकते हैं, इसमें आप ये चीज़ें लिख सकते हैं सारी। मतलब मैंने बता दिया कि 2 महीने बाद प्राइस इतनी हो जाएगी, शायद इतनी हो जाएगी, गर्मियों में इतनी हो जाएगी। अब गर्मियों में इतनी क्यों होगी, उसके फैक्टर क्या हैं, धूप है, इस तरह की चीज़ें। जिस तरह गंदम की कटाई, गंदम में चले जाएं, गंदम की प्राइस में गर्मियों में तो उसकी कटाई हो रही होती है, तो उसकी प्राइसेस इम्पेक्ट हो रही है, नई फसल आ रही है, हार्वेस्टिंग हो रही है, बारिशों में उसकी प्राइस बढ़ रही है, बारिश उसके फैक्टर्स में लिख सकते हैं, गंदम स्टोर हो रही है, तो इस तरह करके कुछ इसका हम रीजन दे देंगे। इसमें रीजंस लिख सकते हैं ना। इसमें कैलकुलेशंस होती हैं और इसमें हम इसमें इसमें मैंने कैलकुलेशन करके दिखा दी कि प्राइस 10 रुपये गिरेगी तो क्या होगा, 10 रुपये बढ़ेगी तो क्या होगा। इसमें आप उसके साथ ये डिस्कस कर सकते हैं कि ये रीज़न हो सकती है बढ़ने की, कम होने की, ये प्रोबेबिलिटी लिख सकते हो साथ कि कम ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी ये है। एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। इसकी ऑडियंस ज़्यादातर सीनियर मैनेजमेंट होती है जिनको पढ़ना और समरीज देखना पसंद होता है, इसमें भी वो बिजनेस प्लान की समरी वगैरह। अब ये इसमें मज़े की बात ये है कि जो आपका सबसे पहला पार्ट है ये हमेशा सबसे एंड में बनता है, तो इसको सबसे पहले ये लोग देखते हैं, कोई चीज़ इसमें इंटरेस्टिंग लग रही हो तो फलाने उस वाले सेक्शन में जाके उसको डिटेल में देखते हैं। ये हमारे जैसे जिनको जिनको नंबरों ने दुख देना है, ये इसी तरह रिलेशन मैंने आपको बताया हुआ है इसमें। अच्छा, फिजिबिलिटी मैंने आपको सिंपल बता दूं, छोटी सी एग्जांपल देके आपको फिजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी। आपने फाइनेंशियल मॉडल में डिफाइन कर लिया है कि आपने प्लांट लगाना है फलानी जगह पे और वो गैस से चलता है, आपने मॉडल भी बना लिया, बोर्ड भी बड़ा खुश हो गया कि ये प्लांट से बड़ा कमाएंगे, तो चलना गैस से है, और वो प्रूव कर दिया। लीगल टीम ने आपको आके बताया कि यहाँ पे आपको गैस का कनेक्शन मिलना ही नहीं है, तो वो फिजिबल ही नहीं रहा। ये फिजिबिलिटी है, ये फिजिबिलिटी और कुछ भी नहीं है।
तो ये फिजिबिलिटी डिफरेंट तरह की होती है, ऑपरेशनल भी होती है, लोकेशन वाइज भी हो सकती है। आपने ये डिसाइड कर लिया कि प्लांट इस जगह पे लगना है, मॉडल शायद ये दिखा रहा हो कि इस जगह पे लगने से हमें इंसेंटिव मिलेंगे, इंसेंटिव और टैक्स की डिडक्शन मिलेंगी। वो जब हमने मॉडल में इंकॉर्पोरेट की तो हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा था, शायद वो नज़र आ रहा हो। वो लोकेशन में गैस की शॉर्टेज बाद में शुरू होने वाली है, तो ये फिजिबल नहीं रहा। फिजिबिलिटी यही है। अब वो उसको जितना मर्जी लंबा चौड़ा डिटेल में उसको घुमाते रहो खींच खींच के। अब ये एक मॉडल है, ये बड़ा अच्छा मॉडल है इसको देखने के लिए। किसी भी चीज़ को आपने एक प्रोजेक्ट बना लिया, उसमें ये गैस घूस वाला मसला नहीं है, वो चल सकता है। वो आपके स्टेक होल्डर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो ये तीन चीज़ें आपने अगर किसी चीज़ की देख ली ना, तो वो आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है। आप उसकी सुटेबिलिटी देख रहे हो, आप उसकी एक्सेप्टेबिलिटी देख रहे हो सकता है गवर्नमेंट ही इसको आपको लगाने ही ना दे, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही, वो भी स्टेक होल्डर है एक। फिजिबिलिटी की आपको मैंने एग्जांपल दे दी। मार्केट में वो टाइम सूटेबल नहीं है, या आपके पास वो रिसोर्स ही नहीं है सूटेबल काम करने के लिए। अब वाइन यहाँ पे शराब का कारखाना खोलना सूटेबल नहीं है इस मास्टर। तो ये फ्रेमवर्क है कि इसकी बेस पे आप चीज़ देख सकते हो। हमारी इनिशियल रिएक्शन आ जाएगी अगर जैसे हमने मॉडल डिजाइन किया तो उसमें सबसे पहले ये चीज़ देखी जाएगी सुटेबिलिटी से। नहीं, ये बात नहीं, फिजिबिलिटी बात की चीज़ है, और उससे बाद में आएगी। साथ साथ भी हो सकती है। जब आप मॉडल बनाना शुरू कर रहे हो तो हमने आपको बताया था ना, सारे माइंडसेट इकट्ठे होकर बैठे हैं लीगल वाले भी। जैसे आपने कहा हम जैसे गैस का एग्जांपल है, हम अगर एक जगह पे लगा रहे हैं हम तो हमने पहले स्टडी की होगी वहाँ हमारे पास गैस अवेलेबल होगी वो तो हम ये हाँ शुरू से तो नहीं बनाएंगे ना। नहीं वैसे एक पॉसिबिलिटी है ना, वो कह रहा है प्लांट का बना के तो लाओ ना, मॉडल दिखा कह रहा है। लोकेशन की फिजिबिलिटी बाद में देख लेंगे, गैस गवर्नमेंट नहीं दे रही, बात करके देख लेंगे। प्रोजेक्ट तो बताओ, किसी और कंट्री में लगा लेते हैं जाके, प्लांट अगर सही लग रहा है तो ये साथ भी चल सकती है, अलग भी चल सकती है। ये देखो आपको लाइसेंस नहीं मिल रहा, गैस की शॉर्टेज है, तो ये की एरियाज हैं जिस पे आप कर सकते हो। टेक्निकल फिजिबिलिटी भी है, आपके पास टेक्नोलॉजी की एक्सेस भी हो पा रही है कि नहीं। आपको उस चीज़ के लिए पानी बड़ा ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, कूलिंग के लिए, किसी और के लिए, उधर पानी ही नहीं है। इस तरह लीगल फिजिबिलिटी भी है, रेगुलेटरी बैरियर है, जो ऑपरेशनल है, स्केजुअल पे है, रीजनेबल टाइम है, वो लग भी सकता है कि नहीं। वो हो सकता है लगने तक कि वो प्रोडक्ट ही ऑब्सोलीट हो जाए, ये यूज़ में ही नहीं रहे, या उसका अल्टरनेटिव कोई आ जाए। अब पिच डेक में आपको क्या समझाऊँ, मेरी प्रेजेंटेशन ही आपने देख ली है, यही पिच डेक। हाँ, ये आपका फाइनेंशियल मॉडल का बहुत ही ब्रीफ सा एक ना, आप कह लें स्टोरी टेलिंग। ये एक स्किल है। एक तो है ना, मैं बोल के आपको चीज़ें बता रहा हूँ, एक आपकी तस्वीरें बोलती हैं, ये तस्वीरों की स्टोरी टेलिंग है कि आप नंबर्स को तस्वीर के थ्रू समझा रहे हो। मतलब आपने प्रेजेंटेशन ओपन की है, पहली स्लाइड आई है, आप कुछ नहीं बोले, प्रोजेक्ट का नाम लिखा है, प्रोजेक्ट की कोई टैगलाइन लिखी है, या उसकी ब्रीफ सी कोई लाइन लिखी है कि ये है क्या, करता क्या है, और पिक्चर ऐसी लगी है, उसको देख के यूज़र सारे एक दफ़ा खुश हो गए, समझ आ गई है कि ये सोल्यूशन क्या देना चाह रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, इसको देख के क्या आया माइंड में है, वो बेचारा ये सारा ना ब्लर है बेसिकली, और ये इसमें थोड़ा सा विजिबल है, प्रोजेक्टर में आपको ठीक नज़र नहीं आ रहा, रश में फंसा हुआ, उससे समझ नहीं आ रही कि ये पहली ये SWVL ने जब लॉन्च किया था तो इसने अपनी पिच डेक बनाई थी, ये इसका पहला पेज, वो देख के सारा आइडिया दे रहा है। उसके बाद आप कुछ भी बताए जा रहे हो, उसके बाद आप नंबर्स बता रहे हो, होगा क्या, होगा कैसे, किधर चलेगी, हम कैसे कमाएंगे, इन्वेस्टमेंट कितनी है, ओनर्स कौन है, लेकिन वो आइडिया समझ आ गया सब। असल में ये है, ये आपको चीज़, अच्छा इसमें जो ट्रिक ये है प्रेजेंटेशन में, ये इसमें मेरा इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा था ग्राफ्स वगैरह में, विजिबल चीज़ों में,
तो ये मैंने अपनी स्किल इस तरह से बनाई है, जब आपके पास डाटा पूरा आ जाता है ना, तो आप उसमें से फिर तस्वीर निकाल पाते हो। आप पिच डेक शुरू नहीं कर सकते उसके लिए। आपको कंटेंट ऐड क्या करना है उसमें, जब जब पहले वो डिफाइन करना पड़ता है आपको। मैं इसके अलावा आपको पिच डेक की कुछ एग्जांपल देता हूँ जो मैंने बनाई है। सबसे पहले ये देख लेते हैं। ये देखें ना, ये एक पिच डेक है इन्वेस्टमेंट ऐप की, जो जितने भी इन्वेस्टमेंट की डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है ना, जैसे अलमिज़ान है, इस तरह के अल्फला वालों का अपना है, एचबीएल वालों का अपना है, एटलस वालों के म्यूचुअल फंड्स हैं, उन सब की आपने ऐप्स भरी हुई हैं स्क्रीन पे। वो आपको बता रहा है कि आप और ऐप ऐड की जा रहे हो, ये आपको नज़र आ रहा है। उस- ये ना विजुअल एक स्टोरी सुना रहे हैं, अगर मैं नहीं भी बोल रहा तो वो देखें ऐप्स आ रहे हैं, ऐप्स बढ़ी जा रहे हैं। वो फ़ौरन ही अपना एक सोल्यूशन लेके आया कि ये सारी ऐप आपकी एक ही प्लेटफॉर्म में लिंक होंगी, एक ही दफ़ा में आप डैशबोर्ड में सबके रिजल्ट देख रहे हैं, बजाय इसके कि बारी बारी हर ऐप को ओपन करके उसका रिजल्ट देख रहे हो, उसकी अप एंड डाउन देख रहे हो, पोर्टफोलियो अपना व्यू कर रहे हो। आपको एक ही स्क्रीन वो दे रहा है जिसमें आपको सारे पोर्टफोलियो के नज़र आ रहे हैं, वो सारे इसके साथ लिंक करवा रहा है। ये इसमें देखें, अब कोई इंग्लिश नहीं नज़र आ रही, क्या है, तस्वीरें। ये इसकी इतनी को प्रेजेंटेशन है जो इसने विन भी की है। अब ये एक बोलने वाले की स्किल है, दूसरी इसके पीछे पिक्चर्स बनाने वाले की स्किल है। इसके अलावा एक और मैं आपको अगर दिखाऊं जो मैंने बनाई है, ये ज्वेलरी का सेटअप है। वो करता ये है कि मोबाइल में ऑगमेंटेड रियलिटी होती है एक, मोबाइल में आप ज्वेलरी देख रहे हैं, आप कैमरा ओपन है, आप किसी भी ज्वेलरी को सेलेक्ट करते हो, कैमरे में आपके कान है, तो वो उस तरह के टॉप्स या वो चीज़ें आपके कानों पे ना रख के दिखा रहा है आपके सेल्फी कैम में। इसका मॉडल बनाया, सबसे पहले मॉडल पे डिस्कशन थी, फिर इसने कहा मुझे पिच डेक भी चाहिए, तो ये ग्राफिक्स वगैरह मैं चूज़ कर रहा हूँ सारे। ये देख रहे हैं प्रॉब्लम। इससे पहले मैंने एक पिक्चर इसमें डाली थी जो मुझे मेरे लिहाज से बड़ी अच्छी लगती थी कि एक लड़की है, वो फुल थकी हुई है चलती हुई, और इधर उधर उसके ज्वेलरीज की शॉप्स हैं, और अब उसका दिल नहीं कर रहा किसी कहीं और पे जाने पे, वो देख के ना उसकी बस हो गई। लेकिन उसने मुझे कहा था चेंज करो, तो मैंने फिर ये डाली थी, उसको ये पसंद है। ये आइडिया मैंने सोचा है कि मैं जब प्रॉब्लम बताऊंगा तो एक लड़की खड़ी होगी फुल थकी हुई ज्वेलरीज की इतनी ज़्यादा शॉप्स में, वो देख के वैसे ही घबरा रही है, तो वो मेरी पिक्चर पूरी स्टोरी बता रही है कि प्रॉब्लम है क्या। मैं ना भी बोलूँ, लोग देख के समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है। अब फौरन सोल्यूशन पे आए, ये देख रहे हैं, एक रियल लड़की पीछे खड़ी है, ये पीछे खड़ी है, सामने मोबाइल है, मोबाइल के अंदर उसको डिस्प्ले में नजर आ रहा है। अब इसमें भी मैंने जो पहले पिक्चर लगाई थी, वो लड़की का आधा फेस कैमरे में दिखाया था, एक कान उसका ब्लैंक नजर आया कि वो रियल में पीछे खड़ी है, कुछ नहीं पहना, दूसरे मोबाइल में उसका टॉप्स नजर आ रहा है। वो क्लाइंट है ना, हमने तो उसको देना जिस तरह से मांग रहे हैं। उसको ये ग्राफिक्स ज़्यादा पसंद आए थे, शायद उसमें उसको पिक्सल नहीं नज़र आ रहे थे इतने। अब ये पिक्चर्स आप कहाँ कहाँ से बनवा सकते हैं, ये आपकी ब्राउजिंग की स्किल्स हैं। ये मैंने बनवाई थी, माइक्रोसॉफ्ट का जो एआई है वो आपको क्रेडिट्स दे देता है काफ़ी, चैट जीपीटी थोड़े दे रहा है, वो आपको काफ़ी दे देता है मंथ के, उस पर आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, वो आपको पिक्चर बना देता है। मैंने यही प्रॉब्लम उसको सिंपल डिफाइन की थी और नीचे उसको लिख दिया था। अब प्रॉम्प्ट में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये नेक्स्ट सेशन में कहीं 2-3 स्लाइड्स ऐड कर दूंगा। अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने के लिए, अच्छा प्रॉम्प्ट हम नहीं लिख सकते, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल प्रॉम्प्ट, अब मसला ये है कि वो अपने लिए प्रॉम्प्ट खुद कैसे लिखेगा, तो आपने उसको सिंपल शुरू में ये बता देना, इंग्लिश में सिंपल ये वो तो अब तो वो रोमन उर्दू भी सुना ही लेता है, उसको टेक्स्ट वाली जुबान में लिख दें कि क्या हाल है, उसका रिप्लाई कर देता है। तो उसको सिंपल ये बताना है कि जो भी क्वेश्चन मैं तुमसे आइंदा पूछूंगा, उस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से कैसे पूछा जा सकता था तुमसे कि तुम उसका सबसे बेस्ट आंसर दे सको। तो आप जितना मर्जी गलत मलत क्वेश्चन उसको लिख के दे रहे हो, वो उस क्वेश्चन को बड़ी अच्छी तरह रिफाइन करके दे रहा है
कि सही तरीके में क्वेश्चन कैसे पूछा जाना चाहिए। उस क्वेश्चन को जब दोबारा आप उसको दोगे तो वो आपको सही आंसर मिलेगा, मैक्सिमम रिजल्ट इससे मिलेगा। तो ये पिक्चर बनवाने के लिए पहले उसको इस तरह करता था, फिर उससे पिक्चर बनवाता था। अब ये देख रहे हैं प्रोडक्ट डिफाइन कर रहा हूँ, इसमें भी मैंने अपनी पिक्चर लगाई थी। ये साइड पे वो सारी चीज़ें आ रही हैं, वो एक शो करवाया कि वो उंगली से चीज़ें पकड़ पकड़ के देख भी रही है। तो ये स्किल है बेसिकली। बाकी सारी चीज़ें ग्राफिक्स जो बाकी स्लाइड्स ऐसे ही हैं। ये स्किल ये देख रहे हैं, मैं आपको सिंपल सी बता दूं, मुझे सफदर साहब ने कहा यार टाइम बड़ा कम है, 1-2 घंटे में चाहिए सिंपल सी, कोई कुछ नहीं चाहिए उसमें, हम यही चीज़ें बना सकते। सब में होता यही है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, मेरे करंट ऑपरेशन क्या है, मेरे फ्यूचर फोरकास्ट क्या है, मेरी वैल्यूएशन ये निकल रही हैं, इस तरीके से निकल रही हैं, मैंने बैक ये यूज़ किया है, वेट बीटा ये यूज़ किया है, मैं आपसे इतने मांग रहा हूँ, इतने % आपका मैं मार्केटिंग में लगाऊंगा, इतना इधर लगाऊंगा, इतना इधर लगाऊंगा, ये मेरा गेन ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा आपका जो मैं आपको दूंगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से 18% आएगा। एक पिच डेक में होता यही है, लेकिन उसको विन करने के लिए मैंने आपको जो एग्जांपल दिखाई है उस तक जाना पड़ता है, वो आपने सोचना है आपके पास जब डाटा आएगा। ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है कि मेन कॉमन हर चीज़ में क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये इसमें थोड़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्या क्या ऐड करना है और कैसे करना है। ये फॉर्मेटिंग ही थी हमारी। ये हमारा सेशन आज के यहीं तक था। इसमें आप लोगों के जो क्वेश्चन आंसरिंग है वो पूछ लें।